Good morning. Very, very good morning. Good morning, good morning, good morning. Very, very good morning. राधे राधे सभी को जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्णा. आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है कर्व ट्रेसिंग. कर्व ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है. पेपर में सवाल सिलेबस के मुताबिक तो है ये टॉपिक हमारे कोर्स में, लेकिन सवाल पूछे जाएंगे इसके चांसेस बहुत कम है. बहुत कम चांसेस रहते हैं कि इसके ऊपर सवाल पूछा जाएगा. लेकिन कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो सवाल पूछे जाए या ना पूछे जाए उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये सवालों के भीतर होते हैं. ये सवालों के भीतर होते हैं, उसके अंदर छुपे हुए होते हैं. अगर आपको ग्राफ खींचना नहीं आता, आपको कर्व बनाना नहीं आता, तो आपके गणित का बहुत सारा हिस्सा जो है वो कमजोर पड़ जाएगा. अगर आपको कर्व खींचना नहीं आता, आपको वक्र बनाना नहीं आता, किसी समीकरण को चित्र में डालना नहीं आता, अगर ये नहीं आता तो गणित के कई हिस्से जो है वो कमजोर रह जाते हैं. कई हिस्से जो है वो कमजोर रह जाते हैं. जैसे आप क्षेत्रकलन पढ़िए, क्षेत्रकलन में पूरा का पूरा काम चित्र का है. अगर आपको चित्र बनाना आता है तो आप बढ़िया से उसको कर पाएंगे. चित्र बनाना नहीं आता तो आप नहीं कर पाएंगे. आप समाकलन का हिस्सा ले लीजिए, समाकलन में भी कुछ ऐसा ही रहता है. अगर आप चित्र बनाना जानते हैं तो आप लिमिट का सही इस्तेमाल कर पाएंगे. 2D 3D को ले लीजिए. तो बहुत सारी चीजें ऐसी है गणित के अंदर जिनमें चित्र का बड़ा महत्व है. और अगर आपको चित्र खींचना नहीं आता या समीकरण को पढ़ना नहीं आता कि उससे कौन सा चित्र बनेगा और किस तरीके से बनेगा, पूरी 2D इसी पे आधारित है. पूरी की पूरी 2D और 3D जो बात करते हैं हम, वो कर्व ट्रेसिंग ही है, कर्व खींचने जैसा ही है. तो आपको कर्व ट्रेसिंग नहीं आती है तो फिर वो कमजोर पड़ जाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और जैसे कि अगर आप देखेंगे, एक पार्ट और भी है कि अभी आपने पढ़ा कि जो हम फलन पढ़ रहे थे, तो फलन में भी आपने देखा कि कईयों के प्रांत और परिसर जो है वो चित्र से बहुत ईजी हो जाते हैं. अगर आपको चित्र का ज्ञान है, अगर आपको डायग्राम का ज्ञान है कि ये फलन ऐसा डायग्राम बनाता है, तो डायग्राम से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाता है, काफी मदद मिलती है सवाल को सॉल्व करने में. तो कर्व जो है ना वो सिलेबस में नहीं भी होता. याद है कि जब ये सिलेबस में नहीं था, अब तो आ गया, जब ये सिलेबस में नहीं था तब भी मैं इसको पढ़ाता था. तब भी मैं इसको पढ़ाता था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं इस चीज से ज्यादा फोकस नहीं करता कि सिलेबस में क्या है. मुझे कि ये कि वो जो कड़ियां हैं वो सारी जुड़ी हुई होनी चाहिए. जैसे असमीका है, कोर्स में हो या ना हो मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने पढ़ाया क्यों, क्योंकि मुझे पता है फलन तभी अच्छा हो पाएगा जब आप असमीका पढ़ेंगे. तो यह चीज आपने देख ली कि बिना असमीकाओं के अगर फलन पढ़ा जाता है तो उसकी हालत क्या होती है. अगर बिना असमीकाओं को पढ़े, बिना असमीकाएं जाने सीधा अगर आप फलन पे जाते हैं तो फलन की क्या दुर्गति होती है, जो हो रही है हमारी सदियों से जो दुर्गति हुई है फलन में, उसका बड़ा कारण क्या है. उसका बड़ा कारण यही है. उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि भाई हम असमीका नहीं पढ़ते. असमीका पढ़े बिना हम फलन पे चले जाते हैं. वो दिक्कत खड़ा करता रहता है. वो जब तक वो ठीक होती नहीं है वो परेशानी बनी रहती है. तो असमीका पढ़ी, फलन अब ठीक है, अब आपका बढ़िया है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं. अब आपको बड़े बड़े सवालों से डर नहीं लगता. अब अलग अलग बड़े बड़े लोग देख के ऐसे नहीं लगता कि चिंता का विषय है कि यार इसको कैसे हैंडल करेंगे. तो फायदा आपको साफ नजर आता है. वैसे ही कर्व ट्रेसिंग जो है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि कर्व खींचना सिखाती है, वक्र बनाना सिखाती है. और जब आपको वक्र बनाना आएगा, जब आप वक्र बनाना सीख जाएंगे, तो आपका गणित का बहुत सारा हिस्सा जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, ज्यादा अच्छे से, है ना. एक तो आप बिना चित्रों की चीजों को पढ़िए, देखिए थोड़ा सा बोरिंग भी आता है. एक होता है जब आप चित्रों के साथ पढ़ते हैं, आपको पता होता है कि जो आप समीकरण पढ़ रहे हैं वो कैसी दिखती है, वो समीकरण जो है वो कैसी दिखती है, किस रूप में दिखती है, ये जानकारी आपको मिलती रहती है. तो कर्व ट्रेसिंग आपको ऐसा ही कुछ देने वाला है. बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत शानदार है. अगर आप लोगों ने देखा हो, कर्व ट्रेसिंग डला हुआ है हमारे कंपटीशन लेवल में जाएंगे तो वहाँ पे कर्व ट्रेसिंग का टॉपिक पढ़ा है. और जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया है कर्व ट्रेसिंग को, देखिए वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल से कर्व ट्रेसिंग को पढ़ाया है. मैंने दोनों प्रकार के वक्र जो एक्स वाई है, जो कार्तीय होते हैं और जो ध्रुवीय होते हैं, दोनों को पढ़ाया है और डिटेल से पढ़ाया है. और इस तरीके से पढ़ाया है कि आप वक्र खींचना सीख जाए. अगर आपने वो कर्व ट्रेसिंग वहाँ देखी है, पढ़ी है, वैसे तो वो वहाँ पे हो चुकी है, यहाँ दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं. 2-3 दिन कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन 2-3 दिन में आपका बहुत अच्छा हो जाएगा. तो वहाँ पे भी कर्व ट्रेसिंग कराया हुआ है, वो भी वैसे ही करवाया हुआ है जैसे आज अब दोबारा करवाने वाला हूँ. सेम चीज ये. सवालों से उम्मीद मत करिएगा पेपर में लेके, सिलेबस में है लेकिन ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है. देख लिया, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया.
तो याद रखिएगा, सवाल से उम्मीद मत करिएगा कि पेपर में से कोई सवाल की चांसेस है, क्योंकि इतना कोई बड़ा टॉपिक है भी नहीं। जो मैंने बताया कि ये आपके सवालों का भीतर का हिस्सा है, तो सवालों के अंदर अपने आप ही कवर हो जाता है, कोई जरूरत नहीं कि अलग से सवाल डाले जाए। लेकिन फिर भी पढ़िए, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये पढ़ना मतलब आपकी मैथ्स को बेहतर करना है, तो आपकी गणित इससे जो है वो बेहतर होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग जो है, सबसे पहले कि कर्व ट्रेसिंग होता क्या है। तो कर्व ट्रेसिंग का मतलब होता है ग्राफ खींचना, वक्र बनाना। कर्व ट्रेसिंग जो है वो ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचना, ये है क्या? एक्चुअल में इसका क्या मतलब है? एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि जो समीकरण है उसको ग्राफ में कैसे बदला जाए। दी गई समीकरण को, जो भी समीकरण हमें दी जाएगी, कोई भी इक्वेशन जो हमें दी गई है, उस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, बदलना है चित्र में। उसको एक डायग्राम में बदलना है, एक ग्राफ में बदलना है। और याद रखिए, हर समीकरण का ग्राफ होता है, हर समीकरण का ग्राफ होता है, और हर ग्राफ की समीकरण होती है। हर समीकरण का ग्राफ होता है और हर ग्राफ की समीकरण होती है। यानी जितनी भी समीकरण आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, हर कोई से कोई ना कोई ग्राफ जरूर बनता है, और हर ग्राफ से कोई ना कोई समीकरण जुड़ी हुई होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज आप देख पा रहे हैं, यानी आप चित्र देख पा रहे हैं, और चित्र देख पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका कोई ना कोई समीकरण जरूर होगा, उसका कोई ना कोई समीकरण होगा। जो नॉर्मली आपने गैलीलियो को सुना होगा, तो गैलीलियो ने कहा था कि ये जो यूनिवर्स है, ये मैथमेटिकल यूनिवर्स है। तो जो मैथमेटिकल यूनिवर्स है, उसका क्या अर्थ है? उसका ये अर्थ है कि जो आप देख पा रहे हैं आज, आप दरवाजा, दीवार, हवा, पानी, जो भी आप देख पा रहे हैं, हर चीज एक इक्वेशन है। हर चीज को आप एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पानी को ले लीजिए, आप पानी को आपने क्या किया, एक H2O बना दिया, है ना? वैसे वो पानी है, वैसे वो पानी है, लेकिन जब आप थोड़ा सा अंदर गए तो आपको पता चला कि ये पानी नहीं है, ये H2O है, ये H2O है ना? तो धीरे धीरे आप हर चीज का एक समीकरण प्राप्त कर लेंगे। जब आप उसकी गहराई में जाएंगे, जब उसके तथ्यात्मक चीजों पे जाएंगे, तो वो समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हर चीज जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस यूनिवर्स में, जो हो रही है, दिख रही है, वो सब की सब समीकरण में बदली जा सकती है। और हर समीकरण ग्राफ में बदली जा सकती है, यानी ग्राफ इक्वल्स टू इक्वेशन, इक्वेशन इक्वल्स टू ग्राफ। तो ग्राफ ही समीकरण है, समीकरण ही ग्राफ है। वो दिख रहे हैं, दो अलग अलग रूप है, इस वजह से हमें नहीं दिखता। जब हम समीकरण देख रहे होते हैं तो हमें ग्राफ नहीं दिखता, है ना? और जब हम ग्राफ देख रहे होते हैं तो हमें समीकरण नहीं दिखता। ये हमारी अज्ञानता के कारण हो रहा है। यहाँ जो हमारा ज्ञान है वो कम है। जैसे आपका ज्ञान बढ़ जाएगा तो आपको ये दोनों चीजें सेम नजर आने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं x² + y² = 1, जिसको ज्ञान है उसे इन दोनों चीजों में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। जिसको पता है, जिसने ये ज्ञान अर्जित कर लिया है, उसे इन दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। लेकिन जिसका भी ज्ञान अधूरा है, उसके लिए ये चीज और ये चीज अलग अलग है। जिसने अभी तक ज्ञान अर्जित नहीं किया है, ये बीच में ज्ञान है, ये आपका ज्ञान तय करेगा। अगर आपने ज्ञान अर्जित कर लिया है तो आपके लिए ये वाली चीज और ये वाली चीज एक है। और अगर ज्ञान नहीं है तो फिर तब तक तो आपके लिए ये अलग है और ये अलग है। आपके लिए ये तो व्रत है, लेकिन ये व्रत नहीं है, ये समीकरण है, जबकि दोनों एग्जैक्टली एक है। यही वो है और वही ये है ना? गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है ना? बस वो कपड़े बदल के बैठा है, इतने में फर्क है। जब शक्तिमान आता है तो वो लाल कपड़े पहन के आता है, और गंगाधर आता है तो वो चश्मा लगा के मोटा सा, वो कोट पैंट जो पहनता है वो पहनता है। तो वो कपड़े देख के आप तय कर रहे हैं। आप इनके कपड़े देख रहे हैं कि ये देखो, ये XY में लिखा हुआ है और ये डॉट 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 करके ऐसे बनाया हुआ है, तो ये अंतर है। तो वही है ना? ये लाल कपड़े वाला है और ये सूट बूट वाला चश्मे वाला है। तो बस वो अंतर है, बाकी शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है, दोनों एक ही है। वही चीज सेम काम करती है। तो ये इंपॉर्टेंट, इसीलिए जो कर्व ट्रेसिंग है वो ये हमें समझाती है कि आपको अगर ब्रह्मांड को जानना है, सिर्फ हम RPSC या जो हमारा सिलेबस है वहां तक बातें नहीं कर रहा हूं मैं ये बता रहा हूँ कि
आपकी गणित को, पहली बात तो गणित को मुक्त कर दीजिए कि गणित आपके आरपीएससी या मध्य प्रदेश या डीएसएसबी की मोहताज नहीं है। गणित आदिकाल से होती आ रही है। वो तब भी होती जा रही है जब भर्तियों का कोई आसपास में अस्तित्व भी नहीं था, इवन देशों का अस्तित्व भी नहीं था, तब भी गणित थी। और गणित तब भी रहेगी जब दुनिया खत्म हो जाएगी। गणित आदि अनादिकाल से थी और आदि अनादिकाल तक चलेगी। इसका आपकी भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, भर्ती वालों ने गणित को डाल दिया, अगर कल भर्तियां खत्म हो जाए तब भी गणित वैसे ही काम करेगी और वैसे ही मानव कल्याण को आगे बढ़ाएगी। ठीक है ना? तो ये ना सोचिएगा कि गणित इसलिए है कि सेकंड ग्रेड का पेपर होता है, उसमें गणित है, इसलिए गणित को खोजा गया था कि सेकंड ग्रेड की परीक्षा कैसे करवाई जाएगी अगर गणित नहीं होगी तो गणित की खोज सेकंड ग्रेड की भर्ती प्रक्रिया को देखते हुए की गई थी। ऐसा नहीं है। ठीक है ना? गणित हमेशा से थी और ब्रह्मांड का सच था। ब्रह्मांड को जाना तो गणित निकल के आई, है ना? ब्रह्मांड का जब मंथन किया तो गणित निकल के आई। तो गणित ब्रह्मांड से आई है, ना कि किसी पेपर को लेके आई है। तो पहला हो गया कि भाई कर्व ट्रेसिंग क्या है? तो कर्व ट्रेसिंग कुल मिला के ग्राफ खींचना है, दिए गए समीकरण को ग्राफ में बदलना है। ग्राफ से समीकरण बनाना भी बहुत मुश्किल है हमारे लिए, ये हिस्सा हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक हिस्सा करेंगे, समीकरण से ग्राफ बनाना। तो अभी हमारा जो रहेगा वो रहेगा इक्वेशन टू ग्राफ। ग्राफ टू इक्वेशन लगभग नियर टू इम्पॉसिबल है हमारे लिए। हम अभी सिर्फ ये पढ़ेंगे कि इक्वेशन को ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करें, ना कि ये कि ग्राफ को इक्वेशन कैसे बनाए। ग्राफ को इक्वेशन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बनेगी, ये बात कन्फर्म है, ये बात कन्फर्म है, लेकिन लगभग मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो आ जाते हैं वापस। तो इक्वेशन से ग्राफ बनाना ही हम सीखेंगे। तो कर्व ट्रेसिंग का महत्व तो यही है यहाँ पे कि इक्वेशन से ग्राफ कैसे बने। अगला पार्ट होता है कि कर्व ट्रेसिंग का जो मेन मोटिवेशन है, जो कि मैं भी बता भी चुका कि इसका मोटिवेशन क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, का पढ़ने का मेन कारण क्या है। तो मेन कारण ये है कि पेपर में सवाल आएंगे। जैसे मैंने कहा कि मुझे कोई श्योरिटी नहीं है कि पेपर में सवाल आएंगे, और आएगा तो इक्का दुक्का मुश्किल से आ गया तो बहुत सिंपल सा ही आएगा, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी समझ, जो समीकरण के प्रति जो समझ है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि तब आपको चित्र भी नजर आएंगे, तब आपको चित्र भी नजर आएंगे। एक किताब है अमित एम अग्रवाल की, एक सिंगेज की भी चलती है, प्ले विद ग्राफ। प्ले विद ग्राफ जो है वो बहुत अच्छी किताब है, बहुत मोटी है थोड़ी सी। अब प्ले विद ग्राफ, जिसमें ग्राफ की सहायता से प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाया गया है कि कैसे आप ग्राफ जो है, ग्राफ की मदद लेके, ये जस्ट टूल मानिए, ग्राफ को सिर्फ टूल मानिए। अमित एम अग्रवाल की किताब है ये, और उन्होंने बहुत ये तो शायद आज 20-25 साल से ऊपर हो गए इस किताब को चलते हुए मार्केट में, और वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये प्ले विद ग्राफ, जिसमें अमित एम अग्रवाल जो है, जो इसके राइटर है, उन्होंने दिखाया कि कैसे आप सवालों को ग्राफ की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपको एक और मदद मिल जाएगी, एक और सहायता मिल जाएगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो आपको ग्राफ अगर आता होगा, ग्राफ पता होगा, तो आपको सवाल को समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, सवाल को समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। एक तो थे कि आपको सिर्फ इक्वेशन समझ में आती है, ग्राफ समझ में नहीं आता। एक बंदा वो है जिसको इक्वेशन और ग्राफ दोनों समझ में आते हैं, तो वो सवाल पे ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक कर पाएगा, यानी सवाल को अब ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा और ज्यादा आराम से उसको सॉल्व कर पाएगा। तो प्ले विद ग्राफ जो है वो बुक आपको यही मदद करती है कि कैसे आप ग्राफ की सहायता से प्रॉब्लम को देख सकते हैं। किसी सवाल को इक्वेशन इक्वेशन देख रहे हैं, प्लस अगर आपको ग्राफ की जानकारी है तो आप उसी सवाल को इक्वेशन और ग्राफ दोनों साइड से देख के और आसानी से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ आपको कैसे मदद करेगा। तो ये प्ले विद ग्राफ है। एक और भी बुक आती है, सिंगेज की भी करके आते हैं। सिंगेज की थोड़ी मोटी है, सिंगेज की जो किताब है वो मोटी है, ये भी बहुत अच्छी है। जी तेवानी की बुक आती है, ये भी बहुत शानदार बुक, बहुत मोटी बुक है। ये तो जब आप अपनी भर्ती प्रक्रिया से मुक्त हो जाएं और जब से पढ़ने की इच्छा में आए आपकी, बस अब तो पढ़ना है, अब तो जीवन भर पढ़ना है, ठीक है ना, तो फिर तब ये किताब आ गई, क्योंकि बहुत मोटी किताब है और इस किताब में मकसद सिर्फ ग्राफ है। इसका मकसद सिर्फ ग्राफ है। और याद रखिए इसका ग्राफ, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ नहीं बनाता है, ये सिर्फ जेई मेंस के जो ग्राफ है, जो स्टैंडर्ड ग्राफ है, वही कवर करता है। और हम जो अभी पढ़ने वाले हैं, थोड़े बड़े ग्राफ भी पढ़ने वाले हैं, ये सिर्फ लिमिटेड ग्राफ है, और फिर भी इसकी मोटाई देखो, सिर्फ लिमिटेड ग्राफ, लेकिन बहुत अच्छा एक तरीका है सवाल को हैंडल करने का, कि आप ग्राफ की सहायता से उसको देखें, सवाल को आप एज ए इक्वेशन ना देख के उसको एज ए ग्राफ देखें। तो ये कमाल की किताब है। और एक जैसे मैंने बता दिया अमित एम अग्रवाल की आती है, प्ले विद ग्राफ, यही कहीं होगी।
हाँ, ये रही, ये अमित एम अग्रवाल की आती है, प्ले विद ग्राफ। ये पतली सी है, ज़्यादा मोटी नहीं, ये हमेशा इतनी थी। इसका बस सुंदर चीज़ है कि ये बहुत कलरफुल है। आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारे कलर्स है, जो है वो कलर है। ये इंटरेस्ट का विषय है, देखिए ये सिलेबस का विषय नहीं है, ये इंटरेस्ट का विषय है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, और नहीं इंटरेस्ट हो तो जो जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए। लेकिन इनके लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा आपको, इनके लिए अतिरिक्त समय चाहिए होगा, इनके लिए आपको, आप कंपटीशन में से समय नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलो प्ले विद ग्राफ आ जाओ। तो ये हमारा मोटिवेशन है, और भी एक शानदार मोटिवेशन अगर आप यहाँ देखें तो वो भी आपको मिल जाएगा। जो मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था एक, जैसे अब ये है, ये एक दिल की तस्वीर है जो कि पंप कर रहा है, मतलब बीट कर रहा है। तो ये जो बीट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बन जाता है कि जो हमें लगता है, अब हमें लगता है कि ये वीडियो है ना। नॉर्मली किसी को लगेगा कि मैंने वीडियो प्ले कर रखा है, जबकि मैंने वीडियो प्ले नहीं कर रखा है। ये वीडियो नहीं है, ये इक्वेशंस है जो प्ले हो रही है। ये वीडियो नहीं है, ये इक्वेशंस प्ले हो रही है। अब अजीब लगेगा लेकिन ये सच है, अजीब लगेगा लेकिन ये सच है। तो ये बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज दिखाता है कि जब आप चीजों को सॉल्व करते हैं, जब आप चीजों को देखते हैं, आपको नजरिया ये है कि आपको लगता है कि मैथ्स कहाँ है। नॉर्मली जो बच्चा होता है, जो नहीं जानता, वो अनपढ़ खासकर, ज्यादातर जो मूर्ख होता है, जो जानता है वो तो पता ही है कि और चीज पूछे ना पूछे इतना तो समझ ही सकता है कि हजारों सालों से हम गणित को पढ़ रहे हैं। बेवकूफ तो नहीं है। मतलब खाली वो जो 10वीं पास करके अभी आया है और स्टेटस पे लगा रहा है कि गणित कहाँ काम आती है मुझे बताओ, तो वो जो 10वीं पास करके आया है, उसे, है ना, उसे मूर्ख तो कही जा सकता है। लेकिन अगर वो ये सोचे कि हजारों सालों से पढ़ते आ रहे हैं, हजारों सालों से पढ़ते आ रहे, हजारों सालों में सारे बेवकूफ थे, यूं ही पढ़े जा रहे थे। बस तू ही समझदार है कि 10th पास करके आएगा, स्टेटस लगा के हमें ज्ञान करवाएगा कि इतने सालों से हम साल बर्बाद करते आ रहे थे, अब साल सही होने शुरू होंगे। अब तू आया है, अब तू दुनिया का उद्धार करेगा, दुनिया को गणित से मुक्त कराएगा। नहीं, तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है कि ये आपको लग रहा होगा ये वीडियो है, ये वीडियो नहीं है, ये इक्वेशंस है जो रन कर रही है, ये रनिंग इक्वेशंस है। अगर आप देखें तो ये वो इक्वेशंस है जो रन कर रही है। आप ये देखेंगे, ये इक्वेशंस है, ये आप रन कर रहे हैं। यहां से आप कोई भी इक्वेशन को रोक देंगे तो इसका कोई ना कोई इफेक्ट इसके ऊपर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लो ये देखो, देखा, गौर किया, मैंने एक इक्वेशन को रोका और रोकते ही ये बाहर वाला जो है उसका धड़कना बंद हो गया, और ये देखो, ये आंतरिक धड़कन बंद हो गई। अब बाह्य धड़कन और आंतरिक धड़कन दोनों बंद हो गई, जबकि इक्वेशन चला रहा था मैं। अगर वापस से रन करूं, ये देखो, ये परमात्मा ने फिर से दिल चला दिया, आदमी जिंदा हो गया, और ये ईश्वर ने बटन बंद कर दिया। ये लो, मशीन टू बोल गई, ले जाओ, जलाओ, जला के आ जाओ, और वैसे ही देखो, चालू करते ही जिंदा हो गया, है ना। तो ये जो बटन है, इसीलिए हम कहते हैं ये जो बटन है ये ईश्वर ने अपने पास रखे हुए हैं। एक बटन दबाना पड़ता है और इतने में आदमी चाल तो रहे हो, गयो भाई, है ना। देखो देखो, समझो बात को कि भगवान के पास क्या होता होगा। भगवान के पास ये होता है, आलियो मर गयो, समझा। इंपॉर्टेंट पार्ट देखो जो मैं समझाना चाहता हूं आपको कि क्यों मैथ्स इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए कि इतना सा मामला होता है, एक बटन प्रेस करते ही आदमी चाल तो रहे हो गए। तो ये, है ना, जो मेन चीज और भी समझो, जिसको आप वीडियो कह रहे थे अभी तक आप जिसको वीडियो कह रहे थे वो वीडियो नहीं है। अभी तक जिसको आप वीडियो समझ रहे थे वो वीडियो नहीं है। अब किसी को समझाओगे आप जाके कि जो वीडियो आप देखते हो वो वीडियो नहीं है, वो इक्वेशंस है, वो कभी विश्वास करेगा? देखा, पागल है, बेवकूफ बना रहा है। होता क्या ऐसे? नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये तो वीडियो वीडियो होता है, हम कैमरे से शूट करते हैं। अच्छा, कैमरे से शूट करता है बिल्कुल, लेकिन कैमरा क्या कर रहा है उसे समझ। कैमरा क्या कर रहा है, तूने कैमरे से शूट किया, ठीक है, लेकिन जैसे कोई कोई कहे कि मैं मोबाइल के बटन दबा रहा हूं तो फोन जा रहा है, बस बटन दबाने होते हैं। तो एक काम कर, 30 रुपए का बच्चे वाला भी मोबाइल आता है, वो लाके उसके बटन दबा, फोन जाता है नहीं जाता? 30 रुपए का या 50 रुपए का जो खिलौना आता है मार्केट में, उसके बटन दबा,
उससे क्यों नहीं जाता फोन? अगर बटन दबाने से ही फोन जाता है तो उनसे क्यों नहीं जाता, इससे क्यों जाता है? तो इसका मतलब है पीछे कुछ है ऐसा, पीछे कुछ ऐसा है जो चल रहा है, पीछे ऐसा कुछ है जो काम कर रहा है। वो क्या है? वही है इक्वेशन, वो मैथ्स है जो पीछे काम कर रही है, पीछे मैथ्स काम कर रही है। आगे आपको जो दिख रहा है वो वीडियो है, लोगों को जो दिख रहा होता है वो वीडियो है, और जो पीछे चल रहा होता है वो इक्वेशंस होती है ना। और ये जो चीज जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, इस बात के ही पैसा जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेता है। गूगल किस बात के पैसे लेता है? गूगल इस बात के पैसे लेता है। गूगल हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, ये पैसे किस बात के हैं? वो इस बात के पैसे लेते हैं। ये चीज आपको नहीं बताते, ये चीज वो करते हैं आपके हिस्से की, और आपको जो दिखाते हैं वो ये होता है, ताकि आपको कभी भी कोई पेन ना हो, कोई तकलीफ ना हो। ये आपको दिखाई जाती है, ये आपसे छुपाई जाती है, ये आपसे छुपाई जाती है। क्योंकि अगर ये दिखा दी गई, अगर ये दिखा दी तो आप मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करोगे। अगर आपको ये दिखा दी गई तो आप मोबाइल बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे। जबकि जो पीछे काम कर रहा है, जो प्रोग्रामर है, जो इंजीनियर है, जो पीछे मैथ्स बना रहा है, वो ये कर रहा है, वो तो बेचारा ये कर रहा है। लेकिन जो आपको दिख रहा है वो ये है। आपको लग रहा है दिल धड़क रहा है, आप खुश हैं, है ना। वैलेंटाइन डे भी आके गया हुआ है, तो बिल्कुल का परफेक्ट है। आपने इसको शेयर कर दिया, आपने उसको शेयर कर दिया, हो गया। लेकिन हो क्या रहा था? हो रहा था ये, ठीक है ना। ये जो चीजें चल रही होती है ये आपसे छुपाई जाती है, और जरूरी भी है छुपाई जाए, क्योंकि ये बताने का कोई अर्थ भी नहीं है आपको। हर कोई व्यक्ति इनको क्या समझ पाएगा? जवाब है नहीं, कोई भी इनको नहीं समझ पाएगा। तो ये समझानी भी नहीं है, क्योंकि समझने से फायदा भी क्या, समझने से फायदा भी क्या। तो ये जो पार्ट है ये सिर्फ उसी को समझाया जाता है जो आगे जाके काम में ले सके, जो इसको काम में ले सके, जो आगे यूज कर सके। वो इस पे इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो फिर यहाँ इंटरेस्ट लेगा। जैसे अब आप लोग हो, आप लोगों को यहाँ कम इंटरेस्ट है, यहाँ ज्यादा इंटरेस्ट है। इस चीज पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आप इसके लिए बने हो, ना कि इसके लिए। तो आप यहाँ हो, तो आपका इंटरेस्ट यहाँ है, और जो देखने वाले हैं उनका इंटरेस्ट सिर्फ यहाँ है। तो बस नॉर्मल पब्लिक को ये चाहिए। और फिर ये पब्लिक जो है इस दिल को धड़कते हुए कहती है, स्टेटस लगा के कहती है, बताओ गणित कहाँ काम होती है। फिर एक एक अल्बर्ट आइंस्टीन निकल के आता है, जो 10th में अभी पास हुआ है मुश्किल से, रेड पैड करके, और वो स्टेटस लगा के कह रहा है मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी गणित ने। कहाँ काम आती है गणित? उसे पूछो जो तू स्टेटस लगा रहा है ना, जिसके ऊपर स्टेटस लगा रहा है उसके पीछे भी गणित चल रही है। वो जो तू स्टेटस लगा रहा है, जिसके ऊपर तू खाली लिख के टाइप करके वो जो छोड़ रहा है, और जिसको दुनिया देख पा रही है, उसके पीछे भी गणित चल रही है। हर चीज के पीछे गणित चल रही है। तो कुल मिला के ये हमारा मोटिवेशन है कि हम ऐसा क्यों करने वाले, ठीक है। तो इसमें हम हर चीज को पढ़ेंगे, हर चीज के रोल को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप कि सी का मान, है ना, ये देखो, ये एक्स वाई का मान जो है ये बाउंड्री बनाता है। अगर मैं देखो यहाँ पे गौर करना, अगर मैं, ये दो बाउंड्रियां बन रही है यहाँ पे, यहाँ आप देखेंगे तो इसमें दो बाउंड्री बन रही है, एक तो इनर बाउंड्री और एक आउटर बाउंड्री। मैं अगर एक को बंद कर देता हूँ, एक ग्राफ को हटा देता हूँ, ये दो ग्राफ दो बाउंड्रीज बना रहे, देखा, देखा, एक ऑन, ये देखो ये दो बाउंड्रीज बना रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन पहली बाउंड्री बना रही है, और सेकंड इक्वेशन सेकंड बाउंड्री बना रही है, दो बाउंड्री बन रही है। तो ये जो दो इक्वेशंस है, इन दोनों ने तो बाउंड्री तय कर दी, इन दोनों ने बाउंड्री तय कर दी। और ये देखो, नहीं कई बार आते हैं जवाब, तो मैं नहीं देता, उनको जवाब देने का फायदा भी क्या है, उनको जवाब देने का फायदा भी क्या है, क्या आप उम्मीद क्या कर सकते हैं। मैंने पहले कहा ना, ये चीज हर किसी के नहीं है, ये जानने की हर किसी की ना तो औकात है, ना कोई इसको जान सकता है। पहली बात तो इसको हजम करना ही नामुमकिन है, और उसे क्या समझाया जाए। उस पर एक चीज समझाओगे, उसके दो सवाल और तैयार हो जाएंगे बिना मतलब में, क्योंकि उसे समझ में तो आना ही नहीं है। उसे आप कहोगे इतना ही कह दो कि भैया वीडियो मैथ्स में कम था, तो बताओ कौन सी मैथ्स है, तो 10वीं तो पास की है तूने, क्या बताऊं तेरे को, तू 10वीं पास किया हुआ है, तुझे क्या बताऊं। सोचो, पहली बात तो ये करो कि एक चीज बता के बता दो मुझे, कि गणित को अपने जीवन में से निकाल के दिखा दो। गणित को एक दिन छोड़ो, एक दिन छोड़ो, दिन का कुछ हिस्सा आप बिना गणित के निकाल के दिखा दो। आप पूरे दिन में ये नहीं देख पाओगे कि कितने बजे हैं, वो भी गणित है, कितने बजे हैं ये भी गणित है, किसी को फोन नंबर कर रहे हो वो भी गणित है। गौर करके देखो, आप फेल हुए या पास हुए वो भी नंबर है, आप बीमार है या स्वस्थ है वो भी एक नंबर है,
आपकी शीट आती है टेस्ट की, उसमें लिखा हुआ है ये 9.8 है, ये 7.6 है, ये 5.4 है, कहाँ नहीं है। आपकी हर चीज जो है वो गणितीय रूप से डिफाइन होती है, सब परिभाषित है। आप टेस्ट करवाने जाते हैं, ब्लड टेस्ट करा के आते हैं, लेके क्या आते हैं? आप क्या लेके आते हैं? आप नंबर्स लेके आते हैं। गौर करो, आप टेस्ट करवाने दुकान पे गए, लैब पे गए, टेस्ट करा के आए और ब्लड दे के आए, और बदले में उसने क्या दिया? कुछ नंबर। ये 9.8 है, ये 7.8 है, ये 6.4 है, ये 3.2 है, ये 11.12 है, डैश 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 डैश, यही तो आया। ये क्या है ये? आप तो खून दे के आए थे ना, खून के बदले आपको क्या मिला? कुछ नंबर। लेकिन क्या वो नंबर नॉर्मल नंबर है? नहीं, वो कमाल के नंबर है। वो नंबर वो हैं जो आगे आके आपको ठीक करेंगे। तो हर चीज अपने नंबरों से जुड़ी हुई है और कमाल की चीज है। तो यहाँ आपने देखा बाउंड्री बनी हुई है। उसके बाद में जो सी की वैल्यू है, ये जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू को चेंज करने पर इसमें साइज बढ़ेगा और घटेगा। देखो ये जो साइज है ये घट रहा है और बढ़ रहा है सी की वजह से। C2 की वजह से जो दूसरा वाला है उसका साइज घट रहा है और बढ़ रहा है। और जब आप दोनों के साइज को घटाते बढ़ाते हो एक साथ, तो ये कमाल आपको नजर आता है। तो वही जो कारण उनको समझाया भी नहीं जा सकता कि भाई कहाँ काम आती। ये एक पार्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए कि नॉर्मली किसी को लगता है कि जो ये जो पूरी सोशल मीडिया है ये और है, ये पीछे कुछ प्रोग्राम बनते हैं, कुछ आंगलियां चलाते हैं, ABCD टाइप करते हैं, इतने में वो बन जाता है। ना ना ना, ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। अगर ये गलत फहमी आपको है तो एक बार एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्वाइन करके देख लो। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी, चाहे सी कर लो, C++ कर लो, जावा कर लो, .NET कर लो, या पाइथन कर लो, कोई भी प्रोग्रामिंग जो आपको पसंद है एक प्रोग्रामिंग करके देखो। आपके सारे वहम निकल जाएंगे कि पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग कंप्लीटली बेस्ड है मैथमेटिक्स के ऊपर। आपको अगर मैथ्स आती है तो आप प्रोग्राम बना सकते हैं अच्छा, और नहीं मैथ्स आती है तो मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि प्रोग्राम कुछ और नहीं बल्कि मैथ्स का ही एक रूप है। प्रोग्राम कुछ और नहीं, आपके मैथ्स का ही एक रूप है। अगर आपको मैथ्स आती है तो प्रोग्राम आते हैं, प्रोग्राम आते हैं तो वो जो जादू आप देखते हो स्क्रीन पे, आज जो ये जादू भी हम देख पा रहे हैं, ये भी क्या है? ये जो जादू आज आप देख पा रहे हो, ये सब की सब मैथ्स है जो पीछे रन हो रही है। पीछे कुछ इक्वेशंस है जो रन हो रही है और उससे ये सब कुछ हो रहा है। ये डिजिटल बोर्ड, ये सब कुछ मैथमेटिकल फॉर्म है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा मोटिवेशन है कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, प्ले विद ग्राफ, कर्व ट्रेसिंग। अगला बात, हम जो पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम दो चीज पढ़ने वाले हैं इसमें। हम इसमें दो चीज कवर करने वाले हैं। एक है कार्टेशियन कर्व, मतलब कार्तीय वक्र। कार्तीय वक्र मतलब वो जो एक्स वाई में है, ऐसे वक्र जो एक्स वाई की फॉर्म में है, एक्स कोमा वाई। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2x + 3y + 1। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का वक्र कैसा बनेगा? इस इक्वेशन का वक्र कैसा बनेगा? इस इक्वेशन का वक्र कैसा बनेगा? तो ये जो इक्वेशन है, जब इनको चित्र में डालेंगे तो क्या निकल के आएगा उसके बारे में। तो कार्टेशियन में हम एक्स और वाई को करेंगे। ज्यादातर हमारा हिस्सा कार्टेशियन का ही होता है। ज्यादातर हमारा हिस्सा जो है वो कार्तीय वक्रों का ही होता है, एक्स और वाई का ही होता है। क्योंकि ज्यादातर हमारे ग्राफ ध्रुवीय वक्र, ये जो दूसरा पार्ट है ध्रुवीय वक्र, ये बहुत कम ही मिलता है हमें, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर आता है। और खासकर जो कॉलेज वाली मैथ्स है उसमें थोड़ा बहुत पार्ट इसका आता है। लेकिन इसको भी बनाना सीखेंगे कि जब कोई वक्र ध्रुवीय वक्र हो, ध्रुवीय वक्र मतलब जब आर और थीटा में हो, जब कोई समीकरण आर और थीटा में हो तो उसका ग्राफ कैसे बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल आर बराबर a cos थीटा, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा या इसका चित्र कैसा होगा? तो दोनों को ही पढ़ेंगे, दोनों ही पार्ट को कवर करेंगे। कार्टेशियन को भी कवर करेंगे, मतलब कार्तीय भी और ध्रुवीय भी, दोनों को कवर करेंगे ताकि समझ में आ जाए। ज्यादा इसको करेंगे, ज्यादा हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी क्योंकि इसी पे ही हमारा सारा है। मोटा मोटी हमारा 90% से ज्यादा, 90 क्यों, मेरे ख्याल से 99 ही है ये, कार्तीय ही चलता है हमारे पास। ये तो यदा कदा बेचारे आते हैं थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत कभी आते हैं तो आते हैं, वरना तो सारा इसी पे चलता है। तो ज्यादातर हम इसी को ही कवर करेंगे और ज्यादा अध्ययन इसी पे ही होता है। तो आगे बढ़े तो ये हमारा कंटेंट रहेगा कार्तीय और ध्रुवीय। ठीक है, उसके बाद अगला रहता है कि ग्राफ बनेगा कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राफ बनेगा कैसे, किसी समीकरण से ग्राफ कैसे बनेगा। तो एक जवाब है कलेक्ट इंफॉर्मेशन। आपका जो समीकरण है उससे जानकारी इकट्ठी करो। आपका जो समीकरण है उसमें से जानकारियां निकालो, जानकारियां, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, जानकारियां इकट्ठी करो।
आपका समीकरण आपको वो पर्याप्त जानकारी देने में सक्षम है जिससे ग्राफ बनता है। बस आपको सिर्फ समीकरण को पढ़ना है, पढ़ना सीखना है। जैसे किसी उर्दू पढ़ना सीख जाएगा तो उसे उर्दू की किताबें वो पढ़ पाएगा और समझ पाएगा कि वो क्या कह रही है, वो क्या कह रही है। तो हर चीज को पढ़ना सीखना होता है। आज उर्दू जिसको नहीं आती उसके लिए तो वो किताब क्या है, कोई काम की नहीं। जैसे उर्दू आती है उसके लिए तो वो अच्छी है, उसको समझ में भी आएगी, वो पढ़ पाएगा, देख पाएगा कि क्या है उसमें। लेकिन जिसको नहीं आती है वो क्या करेगा, वो खाली पन्ने पलट सकता है। तो वही बात है कि इक्वेशन को पढ़ना सीखना होगा कि समीकरण को कैसे पढ़ा जाता है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 बराबर a स्क्वायर, केवल पढ़ दिया, मतलब पढ़ दिया। है ना, कि कोई पढ़ने का मतलब ये नहीं कि कोई आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, सर पढ़ दिया। जैसे मेरा बेटा है तो मेरी किताबें कई बार ऑनलाइन जब आती है तो वो किताबें खोलता है और उसमें ऐसे पढ़ता है, छोटे वाला जो है वो कहता है एम फॉर मंकी, ए फॉर एप्पल, टी फॉर टाइगर, एच फॉर हैन, एस फॉर सन। कहता है लो पापा पढ़ दी ये किताब मैंने। हाँ ठीक है बेटा पढ़ दी, अब बची हुई मैं पढ़ लेता हूँ। तो सेम वही बात है, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि वैसे ही कि लो सर ये रहा एक्स की स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, है ना, ए का ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये पढ़ना नहीं है, पढ़ने का मतलब है उसके अर्थ को समझना कि वो कह क्या रही है, इसमें क्या क्या छुपा हुआ है, उसको जानना, उसको कलेक्ट करना वो जरूरी है ना। सिर्फ उच्चारण करना जरूरी नहीं है, उच्चारण तो मत भी करो तो भी चल जाएगा, है ना। इस तरीके से पढ़ने का क्या फायदा, जिस तरीके से बच्चा पढ़ रहा है वो ठीक है, एकदम शुरुआत में है उसके हिसाब से वो ठीक है, एम फॉर मंकी, ए फॉर एप्पल, टी फॉर टाइगर, उसके लिए ठीक है। लेकिन क्या सबके लिए ठीक है, जवाब है नहीं। तो उसे समझना होगा कि वो क्या है, वो मैथ्स है, उसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता, उस किताब में क्या दिया हुआ है, कैसे पढ़ा जाएगा। वो ढेर सारी जानकारियां उससे लेनी है जितना आप ले सकते हो। तो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ना समीकरण में, कि इससे कैसा चित्र बनेगा, क्या क्या ऐसे लाइनें निकलेगी, कौन कौन सी लाइनें जाएंगी, कहाँ तक जाएंगी, ये किस किस से गुजरेगा, आगे जाके किस किस से मिलेगा, किससे नहीं मिलेगा। ये ढेर सारी बातें इसके बारे में इकट्ठा करेंगे। मोटा मोटी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है वो देखो। कुछ इंफॉर्मेशन जो हम इससे इकट्ठे करते हैं समीकरण से, समीकरण में बहुत कुछ छुपा हुआ है। समीकरण में वो सारी चीजें छुपी हुई है जो ग्राफ में है। ग्राफ में बनने वाला हर एक बिंदु आपके समीकरण से आता है, हर एक बिंदु आपके समीकरण से आता है। जितने भी आप बिंदु लोगे सबके सब आपके समीकरण में से आए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो ग्राफ के ऊपर हो और वो समीकरण में ना हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ग्राफ में हो और वो समीकरण से ना आया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समीकरण में न हो और ग्राफ में आ गया हो। ग्राफ में कुछ भी आया है तो वो पीछे अगर बैक टू जाएंगे आप तो वो आपको समीकरण से ही पता चलेगा, समीकरण ने ही वो दिया है। वो पढ़ना नहीं आ रहा इस वजह से दिक्कत है। जैसे इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, वर्त वाला ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये आपका व्रत बनेगा। अब गौर से सुनिएगा इसके बाद, ये व्रत का केंद्र क्या होगा, इसका केंद्र ये होगा, ये बात समीकरण ने बताई है। इसका केंद्र मूल बिंदु होगा, यह बात समीकरण ने बताई है। वो जब आप पढ़ना सीख जाएंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। अब तो इतना तो आप पढ़ना जानते ही हैं कि समीकरण ही बता रही है कि केंद्र कहाँ होगा, है ना। समीकरण ही बता रही है कि केंद्र कहाँ होगा, समीकरण ही बता रही है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। सही है, समीकरण ही बता रही है कि ये वाला पॉइंट इसके ऊपर है। ये जवाब समीकरण ही दे रही है। और ये पॉइंट इस समीकरण पे नहीं है, इस बात का जवाब भी समीकरण दे रही है। आपको समीकरण ही ये बता रही है कि आपका वक्र जो है वो P से नहीं जाएगा लेकिन Q से जाएगा, इस बात का जवाब समीकरण ही देती है। समीकरण ही बताती है कि किन किन बिंदुओं से गुजरना है, किन किन बिंदुओं से वक्र को गुजरना है, हर बिंदु का जवाब समीकरण देती है। और किन बिंदुओं से नहीं गुजरना है ये जवाब भी समीकरण देती है। तो ये जो यहाँ आपको हर चीज दिख रही है, हर डिटेलिंग जो यहाँ से दिख रही है वो सब की सब इसकी वजह से आई है। अब लग रहा होगा कि इतना सा समीकरण, इतना छोटा सा समीकरण इतना कुछ बना सकता है, जवाब है बिल्कुल। यही तो मैथ्स का कमाल है,
यही तो मैथ का कमाल है, इतना छोटा सा रूप में ये सब इसको कवर करता है। समझ रहे हो? इतना छोटा सा समीकरण इतना कुछ को बना सकता है। हाँ, बिंदु बाहर होगा, अंदर होगा, कहाँ होगा, ये सारी डिटेल आपको वो बताएगा। देखिए, समीकरण छोटे होते हैं, दिखने में आपको शुरुआत में ये छोटे लगेंगे, लेकिन छोटे-छोटे समीकरणों में सारी डिटेल छुपी हुई है। छोटे-छोटे समीकरणों में सारी डिटेल छुपी हुई है। जितनी भी आप ग्राफ में देखते हैं, हर डिटेल जो आ रही है, वो समीकरण से आ रही है, हर डिटेल। अब इसे देखो, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब देखो, अभी आप यहाँ देखेंगे, एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको। मैं थोड़ा इसको डार्क कर दूँ, तो आपको वो पॉइंट दिख जाएगा। अभी आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा खाली यहाँ पे, ये रहा, खाली एक पॉइंट दिख रहा है, ठीक है? और समीकरण उतना ही रख रहा हूँ, समीकरण को चेंज नहीं कर रहा, समीकरण उतना ही है, r बराबर a sin a थीटा, r बराबर sin a थीटा। अब जैसे ही मैं इसको a के मान को चेंज करूंगा, और इसमें आप देखोगे, थोड़ा स्लो कर दूं, धीमा कर दूं, सिर्फ ये समीकरण जो है यही सब कर रही है, और हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, टोटल ऑटोमेशन है ये, हमारे द्वारा कुछ भी इसमें नहीं किया गया, ये अपने आप ही कर रही है। अब मैं इसको मैनुअली चला के दिखाऊं तो आपको, ये देखो, शुरुआत में तो ये है आपका ग्राफ, ठीक है? तो अब समझ में आ गया आपको, ग्राफ इतना छोटा सा समीकरण भी कितना कुछ अपने अंदर समेट के रखता है। एक सिंपल समीकरण, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आर बराबर साइन ए थीटा लिया है, बहुत सिंपल, एकदम छोटे से छोटा जो सिंबल है वो हमने लिया है, उसके बावजूद भी उसका जो ग्राफ है वो कितना शानदार है, कितना अल्टीमेट बनता है। एक छोटे छोटे समीकरण का बता रहा हूँ, ये कोई बड़े समीकरण नहीं है, बहुत छोटे समीकरण है, बहुत छोटे समीकरण में इतनी डिटेल छुपी हुई है बस। और अगर हम ये सोचें कि हमें इतना पता है, तो याद है कि हमें बहुत कम पता है। आज भी जो मैं आपको समीकरण के बारे में बताने वाला हूँ, वो भी मेरा ज्ञान जो इसके बारे में होगा वो बहुत थोड़ा सा है। मेरा खुद का ज्ञान जो है, या जो अभी तक कलेक्टिव ज्ञान हमें समीकरण के बारे में पता चला है आज तक का, वो बहुत कम है। आने वाली जब सदियां बीतेंगी तो और लोग इसी समीकरण में से और हजारों चीजें निकाल लाएंगे, और हजारों चीजें ले आएंगे। यानी ये जो है, ये एक तरह का समंदर है, ये समीकरण नहीं है, ये समंदर है। ये जो है ना, ये समिंदर है, इसके अंदर भरा पड़ा है पूरा,
इसके अंदर बहुत कुछ है। जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो याद रखिए, वो एक बूंद समान भी नहीं है, वो बूंद जितना भी नहीं है। क्योंकि जितना अभी तक जो पूर्वज है हमारे, जो गणितज्ञ थे, जिन्होंने गणित में कुछ भी किया, उन्होंने जितना बताया मैं उतना आपके सामने रखूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि उतना ही इतना ही था इसमें, उस समीकरण में इतना नहीं था, वो उतना ही ढूंढ पाए और मैं उतना ही आपको बता पा रहा हूँ। अभी इसमें बहुत कुछ है, आने वाले टाइम में और डिस्कवरी होगी। अब आप डिस्कवरी में क्या करते हैं, आप रिसर्च में क्या करते हैं, आप यही करते हैं, इसमें से कुछ और निकालते हैं जो आज तक किसी ने नहीं निकाला, फिर एक चीज और ढूंढ देते हैं, फिर एक चीज और ढूंढ देते हैं। ये अथाह भंडार है, ये अथाह भंडार है, इसमें बहुत है। इसमें निकालने के लिए आप करोड़ों करोड़ों पीएचडी करवा सकते हो इसके अंदर। इसमें हर टाइम कुछ ना कुछ और नया निकल आएगा। बस वो है, आपको देखने की वो क्षमता है, कुछ खोजने की क्षमता है, तो आप इसमें से निकाल लाओगे। अपने आप से बाहर आएगा नहीं, आपको खोजना पड़ेगा। आपने खोज लिया तो बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करती है। तो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अभी जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो एक टू एक आएगी। पहले सिमेट्री, अभी तक जो हम जान पाए हैं समीकरण के बारे में, अभी तक हमने जो समीकरण को पढ़ना सीखा है उसके कुछ पॉइंट्स है, बस वही हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक जितना आया है उतनी बात करेंगे। एक पढ़ेंगे समिति, कि किसी ग्राफ में, किसी समीकरण में समिति का कैसे पता लगाया जाए, पहले समिति होती क्या है और उसका पता कैसे लगाया जाए। दूसरा है ओरिजिन, मूल बिंदु से समीकरण को देख के कैसे पता लगाया जाएगा कि वक्र मूल बिंदु से जाएगा भी या नहीं जाएगा। नंबर 3, क्या वो एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्स और वाई एक्स को काटेगा, काटेगा तो कहाँ काटेगा, काटेगा तो कहाँ काटेगा, अनंत स्पर्शियां कहाँ होगी, होगी या नहीं होगी, होगी तो कौन कौन सी होगी, और रीजन क्षेत्र क्या होगा, ग्राफ कौन से हिस्से में बनेगा और कौन से हिस्से में नहीं बनेगा। और भी कई एक्स्ट्रा पॉइंट है। आप टेबल बना सकते हैं पॉइंटों की, कि ग्राफ समीकरण से पॉइंट निकाल सकते हो कि किन किन पॉइंट से ग्राफ जाएगा और किससे नहीं जाएगा। और भी कई पॉइंट है, टेंजेंट है, स्पर्शरेखा खींचना है, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। तो इस टाइप के और भी कई पॉइंट है जिनकी मदद लेके आप समीकरण को ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वो इन्फॉर्मेशन है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इतनी इन्फॉर्मेशन ही हम समीकरण से अभी तक दोहन कर सकते हैं। अभी तक इतना ही खोजा हमने, है ना, अभी तक हमने इतना ही खोजा है। अभी और खोज चालू है। मैंने पहले कहा कि अभी जितना भी आप लोग जानते हैं, जितना भी आप जानते हैं, वो बहुत बहुत छोटा है, बहुत अंश मात्र है जितना हम अभी एक समीकरण के बारे में जानते हैं। इसलिए पर्याप्त जानकारी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस ब्रह्मांड अथाह है ना। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो वही बात है, हरि अनंत है और हरि की जो कथा है वो भी अनंत है। मतलब जो ईश्वर है वो तो खुद तो अनंत है ही है, और उसने जो ये रचित किया है ये उससे भी बड़ा अनंत है। तो सब कुछ अनंत ही अनंत है इसके अंदर। इसमें ढूंढते जाओ मिलता जाएगा आपको। लेकिन क्या हम बंद करेंगे? नहीं, क्योंकि हमें मजा आता है। ये कोई हमारी नौकरी नहीं है कि हम जो रिसर्च कर रहा है वो कोई नौकरी नहीं कर रहा है, उसे मजा आता है कुछ निकालने में। जैसे किसी को क्रिकेट खेलने में मजा आता है ना, कोई क्रिकेट खेल रहा है उसको क्रिकेट खेलने में मजा आ रहा है, कोई को फुटबॉल खेलने में मजा आ रहा है, किसी को वीडियो गेम खेलने में मजा आ रहा है, किसी को मोबाइल चलाने में मजा आ रहा है। तो वैसे ही जो मैथमेटिक्स का बंदा है, जो मैथ्स वाला बंदा है, उसको कुछ नया गणित में करने में मजा आ रहा है, उसका वो गेम है। हर कोई गेम ही तो खेल रहा है। आप मैथ्स में क्या कर रहे हैं, वो भी एक गेम ही है, वो भी तो गेम ही है, कुछ नया ढूंढ रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो अभी हम करेंगे, और इसको इनको यूज करके हम कैसे ग्राफ बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले आ जाओ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं समिति। समिति, समिति का मतलब होता है कि जो कई ग्राफ होते हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें तो वो ग्राफ जो है वो एक्स एक्स के प्रति या वाई एक्स के प्रति या किसी रेखा के प्रति एक जैसे होते हैं। मतलब उस रेखा के प्रति अगर मैं दोनों को रोटेट कर दूं ग्राफ को, तो ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एक लाइन के प्रति ग्राफ सिमेट्रिक होता है, सम्मित होता है। मतलब उस लाइन के ऊपर नीचे, उस लाइन के जो दोनों साइड है, दोनों साइड आप ग्राफ देखो एक जैसा नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल परवलय को ले लो। अगर आप परवलय को देखें, ये परवलय है, वाई स्क्वायर बराबर 4x। अगर इस परवलय को देखो तो आप देखेंगे कि जो एक्स एक्स है उसके प्रति ये सम्मित है। अगर एक्स एक्स के प्रति मैं इसको घुमा दूं, इस ग्राफ को मैं अगर एक्स एक्स के प्रति घुमा दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें पता ही नहीं चलेगा कि मैंने घुमाया भी है क्या। अगर मैं इसको नीचे वाले को उठा के ऊपर ले आऊं और ऊपर वाले को घुमा के नीचे ले आऊं, अगर दोनों को मैं घुमा दूं, अब जैसे मेरे हाथ को देखिए, है ना, घुमाते ही फर्क नजर आ रहा है।
बिल्कुल नजर आ रहा है। पहले आपको हथेली दिख रही थी, अब आपको दूसरा हिस्सा दिख रहा है, पता चल रहा है। लेकिन इस ग्राफ में पता चलेगा आपको, अगर मैं एक्स एक्स के परितः घुमाऊंगा तो इस ग्राफ में आपको कुछ भी फर्क पता चलेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि ये ग्राफ जो है बिल्कुल एक्स एक्स के ऊपर और एक्स एक्स के नीचे एक जैसा है, तो इसको घुमाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे कहते हैं सममिति। कई ग्राफ जो होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर रेखा, चाहे वो कोई भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि एक्स एक्स के प्रति हो, किसी भी रेखा के प्रति सम्मित हो सकते हैं। मतलब उस रेखा के दोनों तरफ वो एक जैसा होगा, या दोनों तरफ घुमाने पर आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा, उसे कहते हैं सममिति। इस ग्राफ में एक्स एक्स के प्रति सममिति है, एक्स एक्स के प्रति सममिति है। अगर आप इसको एक्स एक्स के प्रति घुमा दें तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोटेट करके देख सकते हो, है ना। वैसे ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे लो और ऐसे घुमाओ, बचपन में घुमाते ना, पकड़ के बाद फिर की घुमाओ अभी। अगर से यहाँ घुमाओ तो आप घूम घूम कर पाछो ओ या जैसे। तो ये है एक्स एक्स के प्रति सममिति। लेकिन क्या वाई के प्रति है? जवाब है नहीं। अगर वाई में देखें तो वाई के प्रति नहीं है, वाई के प्रति नहीं है। अगर मैं वाई के प्रति घुमाऊं, अब यहां से घुमाऊं तो ये तो इधर आ जाएगा, ये तो इधर आ जाएगा, और साफ दिखेगा कि पहले उधर था और अब इधर है। अगर मैं वाई के प्रति घुमाऊं तो ये उठ के पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा तो साफ दिखेगा कि पहले तो उधर था अब इधर है। सममिति का मतलब है जब आप उसे घुमा दो तो आपको पता ही ना चले कि किसी ने घुमाया भी है या नहीं घुमाया है। मतलब आपका दो दोस्त, मान लो आप और आपका दोस्त है, और आप अपने दोस्त को कहोगे तू घुमा भी सकता है नहीं भी घुमा सकता, फिर मुझे बताना होगा कि तूने घुमाया है या नहीं घुमाया है। तो अगर आप बाद में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि आपके दोस्त ने घुमाया है या नहीं घुमाया है, इसका मतलब वो सममिति है। आप अंतर ही नहीं कर पाएंगे कि इसने घुमाया है या नहीं घुमाया है। जबकि इसमें देख सकते हो, इसमें अगर वाई एक्स के प्रति मैं घुमाऊं तो ये इधर आ जाएगा, और आप तुरंत बता पाएंगे कि हाँ घुमा दिया, क्योंकि पहले इधर था अब इधर आ गया, तो पक्की बात है घुमाया है ना। डिफरेंस दिखने लग जाएगा, आप अंतर कर पाएंगे। आप जो पूर्व स्थिति है वो और जो पश्चात की स्थिति है, दोनों में डिफरेंस कर पा रहे हैं, मतलब समिति नहीं है। समिति का मतलब है वो डिफरेंस खत्म हो जाता है और डिफरेंस रहने ही नहीं देता, ठीक है ना। तो ये है समिति, ये है एक्स एक्स के प्रति समिति। कोई कर्व फाई एक्स के प्रति सम्मित हो सकता है, कोई कर्व जो है आपका वो वाई एक्स के प्रति सम्मित हो सकता है। जैसे इस कर्व को देखो, ये कर्व आपका वाई एक्स के प्रति सम्मित है। अगर आप इसको वाई एक्स के प्रति घुमा दो, है ना, ये एक्स एक्स के प्रति सम्मिति है। एक्स एक्स के प्रति सम्मिति, ये वाई एक्स के प्रति सम्मित है। अगर यहाँ पे आप वाई एक्स में देखें, और वाई एक्स के प्रति अगर इसको घुमाएं तो आप देखेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको घुमा के देख लो, अगर आप वाई एक्स के प्रति घुमाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने घुमाया भी है। मतलब आप तो खुद से घुमाओगे तो आपको पता ही होगा कि आप क्या कर रहे हो। आप किसी और बंदे को कहोगे तो घुमा, मैं आंखें बंद करता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि घुमाया नहीं घुमाया। फिर अगर आप वो हो जाए और उसके बाद आप देखें और अगर आप बता पाए तो समझ जाओ समिति नहीं है, क्योंकि समिति हुई तो आप बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे कि उसने घुमाया है। तुक्का तो जरूर मार सकते हैं, तुक्का तो आप कहीं भी मार सकते हो, है ना। तुक्का तो आप कहीं भी मार सकते हो, तुक्का तो आप 150 क्वेश्चन के पेपर में 200 क्वेश्चनों तक का तुक्का मार सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पेपर है उसमें 150 क्वेश्चन आए हैं, तुक्के आप 200 तक मार सकते हो। तुक्के की तो कोई सीमाएं नहीं होती, सीमाओं से परे होता है तुक्के, है ना। तुक्कों की जो है ना कोई सीमाएं नहीं होती। आप 150 क्वेश्चनों के पेपर में भी 200 क्वेश्चन पे राइट निशान लगा के आ सकते हैं, भर के आ सकते हैं। तो तुक्कों की कोई सीमाएं नहीं है ना, इसलिए मूर्खता की कोई सीमाएं नहीं। तो ये रहा। और चाहो तो अगर गोले ही काले करने तो 100 क्वेश्चन में आप 400 गोले काले कर सकते हो, सारे कर दो। मूर्खता है ना, मैंने कहा ना मूर्खता की सीमाएं नहीं होती। अल्बर्ट आइंस्टीन कहा करते थे कि दो चीजें जो है वो अनंत है, एक है यूनिवर्स, एक है मूर्खता। और जिसमें भी मूर्खता, जिसमें यूनिवर्स है उसके लिए मैं गारंटी नहीं लेता, यूनिवर्स को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ। इसका मतलब है कि मूर्खता को लेकर मैं पक्का श्योर हूँ, यूनिवर्स को लेकर तो फिर भी मेरे मन में डाउट है कि क्या पता आने वाले समय में कोई साबित कर दे कि नहीं यूनिवर्स फाइनाइट है। लेकिन मूर्खता को लेकर मैं पक्का श्योर हूँ कि इसकी कोई सीमाएं नहीं है। हर बार नए मनुष्य आएंगे और नई सीमाएं लाएंगे और नया कुछ खोज के जाएंगे मूर्खता के अंदर, जो पहले कभी किसी ने ना देखा हो। आप फैशन को देख लीजिए,
आप फैशन को देख लीजिए, अगर आप फैशन को देखते हैं, है ना, कई जैसे फैशन शो आते हैं, उनको देखो, आप देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि सीमाएं से परे है, सीमाएं हर दिन लांगी जा रही है। देखिए, कभी फैशन शो देखा आपने? कभी फैशन शो देखा है? कभी नहीं देखा हो तो पहले चलता है, कई उस पे चलते रहते हैं फैशन शो में, और कई लोग उसके छोटे-छोटे फोटो निकाल के लगाते हैं कि देखो, अब फैशन में ये चल रहा है, अब ट्रेंड में ये चल रहा है। तो अगर आप लोग वो देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या फैशन है। तो वो मूर्खता की सीमाओं का एक आपके सामने समझ में आ जाएगा कि दुनिया कहाँ जा रही है, कितना लेवल पार कर चुके हैं, अब कितना और बाकी है जो और चल रहा होगा। तो डरना है। तो समिति को पकड़ लीजिए बात को कि अगर आपका रोटेशन हो जाए और आपको पता ही ना चले तो समझ जाओ वो समिति है, लेकिन रोटेशन का पता चले समझ जाओ वो समिति नहीं है। ठीक है। अगला, कई ग्राफ ऐसे होते हैं जो दोनों के प्रति भी सम्मित होते हैं। जैसे व्रत को ले लो, अगर हम व्रत को देखें और खासकर मूल बिंदु पे जिसका केंद्र है उस व्रत को देखें, मूल बिंदु वाले व्रत को देखें जिसका केंद्र मूल बिंदु है। अब इस व्रत को अगर आप ये देखो, इस वक्र को अगर आप देखें तो इसमें चाहे आप यूं घुमा दो और चाहे आप यूं घुमा दो, चाहे इसको y के प्रति घुमा दो और चाहे आप इसको x के प्रति घुमा दो, इसमें कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब x तथा y दोनों के प्रति ये सम्मित है। इसमें दोनों के प्रति सम्मिति है। और हम यहाँ पे एक चीज और कहना चाहेंगे कि समिति सिर्फ एक्स एक्स और वाई एक्स के साथ ही नहीं बंधी हुई है, समितियां कई और भी हो सकती है, क्योंकि समिति का मतलब एक रेखा है, एक रेखा के प्रति समिति, एक रेखा के दोनों तरफ ग्राफ एक जैसा होगा, चाहे वो एक्स एक्स हो चाहे वो वाई एक्स हो, और कई और भी होते हैं। विपरीत चतुर्थांश में समिति, विपरीत चतुर्थांश में समिति, विपरीत चतुर्थांश में समिति ऐसे होती है कि जो आपका ग्राफ होता है वो ग्राफ पहले और तीसरे में एक जैसा बनता है, जो आप पहले में होगा एग्जैक्टली वैसा का वैसा तीसरे में बनेगा, जैसा पहले में है वैसा का वैसा तीसरे में बनेगा, और जैसा दूसरे में है उसी का प्रतिबिंब आपको चौथे में नजर आएगा। ये देखो, ये है विपरीत चतुर्थांश की समिति। जो पहले में है, जैसा पहले में है, विपरीत चतुर्थांश इन्हें कहा जाता है, जैसा पहले में है वैसा का वैसा तीसरे में है, फर्स्ट और थर्ड सेम है, सेकंड और फोर्थ सेम है, इसे कहते हैं विपरीत चतुर्थांश में समिति। कई ग्राफों में आपको ये भी देखने को मिलती है विपरीत चतुर्थांश वाली, जिसमें वो हमेशा पहले और तीसरे में, दूसरे और चौथे में सम्मित रहता है। इसको कहते हैं विपरीत चतुर्थांश की समिति। कईयों में ये समिति भी मिलती है। कई ग्राफ में अलग अलग है, समितियां बहुत से प्रकार की है, लेकिन वही हमारा कोर्स लिमिट करता है, इसलिए अपने आप को रोकेंगे। हमारा कोर्स हमें लिमिट करता है इसलिए हम रोकेंगे, हमारा कोर्स हमें लिमिट करता है इसलिए हम रोकेंगे, वरना समितियों, मैंने पहले ही कहा कि गणित का कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक शुरू होता है, खत्म कभी नहीं होता। सिर्फ शुरू हो सकता है, अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंत होने ही नहीं देंगे। जो भी आएगा वो कुछ ना कुछ और खोजेगा, कुछ और नया ऐड हो जाएगा, कुछ और नया ऐड हो जाएगा, सदियों तक ये चलता ही रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए कभी कोई टॉपिक शुरू हो गया, इसका मतलब है अब उस पर और खोज होती रहेगी, ढूंढते रहेंगे, नई चीजें आती रहेंगी। जैसे कोई कह दे कि अब जो कपड़े बनने थे वो बन गए, अब और नए कपड़े नहीं बनेंगे, तो रोज नए कपड़े बनते हैं, रोज नए मोबाइल बनते हैं, रोज नई चीजें बनती है, तो डेली बनती रहेंगी और आगे से आगे बनती भी रहेगी। तो गणित में भी वैसा ही हो रहा है, उसमें भी लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो लगातार चलता रहेगा, सदियों सदियों तक है और सदियों सदियों तक चलेगा। इसके बाद में ये हो गई एक्स एक्स के प्रति समिति, वाई के प्रति समिति, विपरीत चतुर्थांश। एक खास समिति और होती है वाई बराबर एक्स के प्रति समिति, वाई बराबर एक्स के प्रति। जैसे हमारे फोलियम को देखें, जो हमने पढ़ा हुआ है फोलियम, फोलियम में आपको वाई बराबर एक्स के प्रति समिति मिलती है। अगर फोलियम को देखें तो फोलियम में हमें, ये फोलियम है, इसमें अगर आप रेखा खींचे y बराबर एक्स, तो इसमें आपका समिति है।
ये है y बराबर x। समिति देखो, दिख रहा है आपको, ये है समिति। अब इसे अगर आप y बराबर x के प्रति घुमाएंगे, y बराबर x के प्रति घुमाएंगे, तो आदित्य कह रहा है कि मैं 1.5 गुना स्पीड पे देखता हूँ। देखो 1.5 गुना स्पीड की बात नहीं होती। एक्चुअली जब कोई पढ़ा रहा होता है तो उसको बीच में छोटे छोटे गैप लेने होते हैं। ये गैप मैं मेरे लिए नहीं लेता, ये गैप लेता हूँ आप लोगों के लिए। जो मैंने कुछ बोला उसको समझने के लिए भी तो टाइम लगता होगा, मैंने कुछ बोला उसको समझने के लिए भी तो टाइम लगता होगा। तो जो वक्ता होता है उसको कहा जाता है कि वो बीच में ब्रेक ले, वो छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे बोले, एक तो धीरे बोले और एक बीच में एक गैप ले। ये गैप अपने लिए नहीं ले रहा हूं मैं, ये गैप लेता था जो सुन रहा है उसके लिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने बोला और उसको तुरंत समझ में आ गया। जब आप बोलते हो वो उसके दिमाग में जाता है, प्रोसेस होता है, तो वो जो टाइम चाहिए होता है वो टाइम एक वक्ता को देना होता है। जो बोल रहा है उसको वो टाइम देना होता है ताकि सामने वाले के वो दिमाग में वो चली जाए, वो प्रोसेस हो जाए। तो इसलिए वो बीच में खालिस्तान लेना पड़ता है, वरना मैं फटाफट जैसे जैसे बोलता जाऊँ फटाफट हो जाएगा। लेकिन क्या ये बोलने से समझने वाले, अच्छा टीचर बनना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं होता। सारे जोड़ बाकी आपको ठीक करने पड़ते हैं, आपको समझना पड़ता है कितनी स्पीड से बोलना है, कौन सी स्पीड जो है ऑप्टिमम है आपके स्टूडेंट के लिए। ये सारे जोड़ बाकी करने पड़ते हैं। सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि आया यार बस ठीक है XYZ पढ़ा गया चला गया। एक स्पीड भी होती है, एक रिदम भी होती है, उसके आधार पे आपको पढ़ाना होता है। कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है, कैसे मोटिवेट रखना होता है, क्या पढ़ाना कहाँ से शुरू करना होता है, बहुत कुछ होता है ना। जैसे क्रिकेट में कोई सोचे कि सिर्फ बैट लेके जाना ही क्रिकेट खेलना है, तो मूर्खता है कि भाई बैट लेके जाओ और बॉल जैसे आए बस मार देना। क्रिकेट खेला हो आप लोगों ने तो समझ में आ जाएगा कि अगर कोई जिसको क्रिकेट खेलना नहीं आता उसको तो सिर्फ ये लगता है कि वो ग्राउंड में गया और एक बैट ले गया और जैसे मन में आया वैसे मारो, किधर भी बॉल जाए बस मारनी है। सिर्फ मारना ही क्रिकेट का नाम है। तो ये कला है, जैसे पढ़ाई एक कला है, पढ़ाना एक कला है, सेम वही बात है। तो ये हो गया y बराबर x। तो y बराबर x के प्रति समिति होगी। तो समितियां कितनी होगी आपकी? 4। x के प्रति समिति 1, y के प्रति 2 और विपरीत चतुर्थांश में 3 और yx के प्रति समित 4। तो ये 4 समितियां होगी। अब समितियों का क्या फायदा है? समिति का जो फायदा है वो क्या है? समितियों का फायदा ये है कि अगर आपको समिति मिल गई तो आपको ग्राफ का आधा हिस्सा बनाना पड़ेगा, आधा। अगर मान लो मुझे पता चल जाता है कि मेरा एक फलाना ग्राफ x के प्रति सममित है, अगर मुझे ये जानकारी मिल जाती है कि मेरा एक ग्राफ है और वो x के प्रति सममित है, तो मैं x के नीचे क्यों बनाऊंगा? उसको केवल ऊपर ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे सिर्फ 50% काम करना है और 50% काम जो है वो समिति कर देगी, 50% काम जो है वो समिति कर देगी। मुझे सिर्फ आधा ग्राफ बनाना है और आधा ग्राफ मेरा समिति बना देगी, क्योंकि समिति है। तो यह है समिति का फायदा। समिति आपको ग्राफ का कुछ शेयर खुद ले लेती है, क्योंकि आधा मेरा समिति है, मतलब आधा मेरा। और अगर दोनों के प्रति समिति है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लो, यहाँ दोनों के प्रति समिति है, तो आपका काम सिर्फ 25% बचता है, 75% काम आपका अपने आप हो जाता है। कैसे? आपको सिर्फ पहले में ग्राफ बनाना है, जो आप पहले में बनाएंगे y के प्रति समित है, तो जो पहले में बनेगा, जो फर्स्ट में बनेगा, वो अपने आप सेकंड में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि y के प्रति समित है। और जो फर्स्ट और सेकंड में बनेगा वही अपने आप नीचे बन जाएगा, थर्ड और फोर्थ में। तो आपको सिर्फ क्या बनाना पड़ा? फर्स्ट का ग्राफ। सिर्फ 25% ग्राफ आपको बनाना पड़ा। तो ये समिति का रोल प्ले होगा। अगर समिति पता है और समिति है ग्राफ के अंदर, नहीं है तो पूरा ही बनाना पड़ेगा। कोई समिति है ही नहीं तो आपको पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर समिति है तो सिर्फ 25%, अगर दोनों के प्रति है तो सिर्फ 25% बनाना है, 75% रिटर्न मिलेगा आपको। 75% आपको समिति का फायदा मिल जाएगा। और अगर एक ही समिति है, खाली x की है या खाली y की है, तो फिर 50% आपका होगा और 50% समिति का होगा। तो ये फायदा हमें समिति की वजह से मिल जाता है ना। और एक पता भी चल जाता है कि ग्राफ सममित है, इसका मतलब है कि ग्राफ चाहे जैसा हो। जैसे मैंने कहा कि कोई ग्राफ है वो x के प्रति सममित है। अब आपको पता तो नहीं कि ग्राफ कैसा है, लेकिन आपको इतना पता है कि जैसा x से ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा। एक जानकारी तो बढ़ी है ना, पूरी जानकारी तो नहीं मिली, पूरी जानकारी तो नहीं मिली। जैसे मैंने कल वो एग्जांपल कहा कि कोई है कि हाथी की पूंछ होती है, तो एटलीस्ट अब आपको थोड़ी पिक्चर तो क्लियर हुई कि एक जानवर है, उसके पीछे पूंछ है। एटलीस्ट इतना तो क्लियर हुआ, एक जानकारी तो बढ़ी। अब ये मत कहो कि पूरा हाथी पता चल गया, पूरा हाथी नहीं पता चला, लेकिन इतना तो पता चल गया कि उसके पूंछ होगी। एक इमेजिनेशन का पहला हिस्सा तो शुरू हो गया आपका। बस वही है, चित्र का पहला हिस्सा शुरू हो गया। समिति है मतलब ग्राफ x के प्रति, अगर x वाली है तो x के प्रति एक जैसा है, y के प्रति एक जैसा है। जिस भी है तो एक आइडिया आ गया कि इतना ग्राफ तो ऐसा दिखेगा। फिर उसमें क्या होगा वो आगे आगे जानकारियां जुड़ती चली जाएगी। तो पहला केस हो गया समिति का। दूसरा आ जाते हैं ओरिजिन। अभी
अच्छा, समितियों को चेक कैसे करते हैं उसकी बात और कर लेते हैं। समितियों को चेक कैसे करते हैं? समितियों में आपको जाना है, जैसे वक्र में आगे आपको इसमें देखना है कि y की घातें सम है क्या। अगर y की घात सम है, पूरे समीकरण में y की पावर ठीक है। दूसरा ये हो गया आपकी y की घात। फिर अगर x की घात सम है, अगर x की घात सम है तो फिर वो yx के प्रति समित है। अब इसमें देख लो, इसमें क्या है, x की पावर सम है, x की पावर सम है तो इसको देख सकते हो y के प्रति समित है। x की पावर, हाँ वीडियो रुक गया था बीच में, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। अगर x की घात सम है, देखो इसमें x की पावर, x एक ही है पूरे समीकरण में, इकलौता x है और उस पर भी 2 पावर है, तो सभी x का मतलब यहाँ तो एक ही x है, वो सभी हो गया। फिर सभी x की घात सम है तो ये y के प्रति समित है, तो देख सकते हो y के प्रति समित है। और इसे देख लो, इसमें y की एक ही पद है और वो भी समघात का है, तो ये x के प्रति समित है। और अगर आप वृत्त को देखें, वृत्त के समीकरण को देखें मूल बिंदु वाले पे, जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, इस समीकरण में देख लो, इसमें x की पावर सम है, x एक ही है वो भी समघात का है, y एक है वो भी समघात का है, दोनों ही समघात के हैं। x पे समघात है मतलब y के प्रति समित है, y पे समघात है मतलब x के प्रति समित है, यानी इसमें दोनों समिति है, इसमें दोनों है, इसलिए ये देखो दोनों के प्रति है। तो कहने का मतलब ये कि तो समीकरण ही बता रही थी, पढ़ना अब सीखा है हमने, लेकिन समीकरण तो तब से ही बता रही थी। समीकरण तो उसको भी बताती है जो पढ़ना नहीं सीखा है, क्योंकि समीकरण तो बताती नहीं, समीकरण तो लिखी हुई होती है, आपको पढ़ना होता है। वो तो सब कुछ अपने अंदर समेट के बैठी है, उसके अंदर सब कुछ है। अब आप उसमें से कितना पढ़ पाते हैं, कितना जान पाते हैं, जैसे किताब है, किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, अब आप कितना पढ़ते हैं वो आप पे, किताब में तो लिखा हुआ ही है, वही बात है। तो यहाँ पे वही दोनों समितियां होगी। अब ये जो विपरीत चतुर्थांश वाली समिति है, ये आपको तब मिलती है अगर आपका समीकरण इस तरीके से बिहेव करता है। इसके लिए विपरीत चतुर्थांश वाले के लिए आपने x की जगह -x रखा, x की जगह -x रखा एक, और y की जगह -y रखा, और समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ा, समीकरण में नो चेंज आया, कोई बदलाव नहीं आया, आपका समीकरण एट जैसा था वैसा का वैसा एज इट इज रह जाता है बिना कोई चेंज के। आपने x की जगह -x रखा, y की जगह -y रखा और समीकरण में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो समझ जाओ कि वो विपरीत चतुर्थांश के प्रति समित है। एग्जाम्पल के लिए ये समीकरण ले लो, x³ + y³ बराबर x, x³ + y³ बराबर x। अगर आप इस समीकरण को लेते हैं और इस समीकरण में जहां भी x है वहां -x, जहां y है वहां -y रखो, तो इस समीकरण में थोड़ी देर में बाद में आपका माइनस जो है वो चला जाएगा, थोड़ी देर में माइनस सारे कट जाएंगे और वो चला जाएगा। तो -x³ + -y³ बराबर -x, पूरे समीकरण में से माइनस कट जाएगा और वापस से आपका वही समीकरण आ जाएगा जो शुरुआत में था, यानी समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ा, समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका समीकरण वैसा का वैसा रह गया। तो समझ जाओ कि यह समीकरण विपरीत चतुर्थांश में एक जैसा है, मतलब पहला और तीसरा एक जैसा बनेगा, जो भी पहला बनेगा वैसा ही तीसरा बनेगा, जैसा दूसरा बनेगा वैसा चौथा बनेगा। अब बात आती है कि ये तो इन्फॉर्मेशन है, अब इस इन्फॉर्मेशन को ग्राफ में कैसे डालेंगे, पहले सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जो मैंने कहा था, उसके बाद ग्राफ में डालेंगे, फिर ग्राफ बनेगा इनका। तो एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, कुछ तो मिल ही जाएगा, समिति है या नहीं है, नहीं है तो वैसे पता चल जाएगा कि समिति नहीं है, कोई फायदा नहीं है, समिति होगी नहीं, ग्राफ बिल्कुल अटपटा सा बनेगा। समिति है,
एक्स के प्रति है तो चलो एक्स के जैसे एक जैसा बनेगा, वाई है तो वाई का एक जैसा बनेगा, और विपरीत है तो विपरीत चतुर्थांशों में एक जैसा बनेगा, और वाई बराबर एक्स के प्रति सममिति है, जैसे फॉलियम में मैंने बताई थी, ये रहा। इसमें तब पता चलता है कि आपको वाई की जगह एक्स लिखना होता है और एक्स की जगह वाई लिखना होता है। समीकरण में एक्स और वाई को इंटरचेंज करना होता है, वाई को एक्स से बदल दो, एक्स को वाई से बदल दो, और समीकरण में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा तो समझ जाओ कि समीकरण y बराबर x रेखा के प्रति सममित है। अब इस समीकरण को देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3x वाई। इसे देखो, इस समीकरण में जहां जहां x है वहां मैं y रख दूं, जहां y है और y की जगह x और x की जगह y रख दूं तो इसमें कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। जो x है उसकी जगह y रख दूं, जो y है उसकी जगह x रख दूं, और फिर मैं समीकरण को अगर देखता हूं तो समीकरण एज इट इज है, जैसी की जैसी थी, कुछ भी नहीं बदला। और कुछ भी नहीं बदला इसका मतलब है कि यह y बराबर x के प्रति सममित है। तो ये चार प्रकार की समितियां होती है। किसी ग्राफ में चारों समितियां हो सकती है, किसी में दो हो सकते हैं, किसी में एक हो सकते हैं, किसी में कुछ भी नहीं हो सकते, कोई खाली भी हो सकता है ना। हम चेक करके देखेंगे, होगी तो मिलेगी, होगी तो मिलेगी, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम चेक करें और मिल जाएगी, नहीं। अगर एक्स एक्स जैसे परवल है इसमें है तो मिल गई, नहीं होती तो कहां से मिलती। तो वह जो होगी वो हमें ऐसे ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। दूसरा सेकंड पॉइंट है हमारा ओरिजिन, मूल बिंदु। हमारा ग्राफ मूल बिंदु से जाता है या नहीं जाता। ओरिजिन यानी मूल बिंदु, ग्राफ मूल बिंदु से जाएगा या नहीं। कई ग्राफों को आप देखोगे कि वो अपना समय निकाल के कभी ना कभी मूल बिंदु से जरूर जाते हैं। ज्यादातर ग्राफों में देखने को मिलता है कि वो मूल बिंदु से होते हुए एक बार धोख लगाते हुए जाते हैं। तो बस ये एक इंफॉर्मेशन है हमारे लिए कि हमारा जो ग्राफ है वो मूल बिंदु से जाएगा या नहीं जाएगा। कोई ग्राफ है मूल बिंदु से जाते हैं, कई नहीं जाते। परवलय को देखिए, आप परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x को देखिए, मूल बिंदु से जाता है। लेकिन अगर हम वृत्त को देखें, ये मूल बिंदु से नहीं जाता। परवलय मूल बिंदु से जाता है और वो मूल बिंदु से नहीं जाता। अगर हम परवलय को बनाएं तो परवलय ये देखो मूल बिंदु से जा रहा है, और अगर हम वृत्त को देखें तो मूल बिंदु से नहीं जाता। अब क्वेश्चन तो ये है कि समीकरण हमें ये कैसे बताएगी। ये तो चित्र बता रहा है कि मूल बिंदु से जा रहा है या नहीं जा रहा। ये तो जो डायग्राम है वो हमें बता रहा है कि मूल बिंदु से जाएगा या नहीं जाएगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि मूल बिंदु से जा रहा है, और इस केस में देख सकते हैं कि मूल बिंदु से नहीं जा रहा। मूल बिंदु आपका अलग पड़ा है, मूल बिंदु जो है वो अलग थलग पड़ा है। ये देखो, ये रहा, वक्र जाता ही नहीं है, वक्र कहीं और से ही जा रहा है ना। जैसे मेगा हाईवे कहीं का कहीं निकल रहा है, और यहाँ मेगा हाईवे जो है वो आपके गांव से होता हुआ जा रहा है, और यहाँ हाईवे कहीं चल रहा है, और आपका मूल बिंदु कहीं रह गया, नहीं गुजरता। अब इस बात का जवाब समीकरण कैसे देगा, इस बात का जवाब समीकरण कैसे देगा। तो समीकरण जवाब ऐसे देगा कि आपको ले जाके अपने समीकरण में 0 0 रखना है, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखना है। अगर x 0 और y 0 रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाती है, अगर समीकरण संतुष्ट हो जाती है, x 0 और y 0 रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाती है, मतलब मूल बिंदु से जाता है। संतुष्ट हो जाने का मतलब होता है LHS बराबर RHS। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक आ जाती है तो समझ जाओ कि मूल बिंदु से गुजरेगा 0 0 रखने पर, वरना नहीं गुजरेगा। एग्जाम्पल के लिए इसको देखें, अगर मैं y की जगह 0 और x की जगह 0 रखूं तो ये आ गया, इस साइड आ गया 0 और इस साइड भी आ गया 0, दोनों साइड 0 है। LHS भी 0 है, RHS भी 0 है। 0 आना कोई जरूरी नहीं कि 0 आए, हमें तो सिर्फ LHS बराबर RHS चाहिए, हमें तो LHS बराबर RHS चाहिए बस। जो एक साइड में आ रहा है वही दूसरी साइड में आना चाहिए, दोनों साइड सेम आना चाहिए। अगर आया तो मूल बिंदु से जाता है, और साफ दिख रहा है जाता है। लेकिन अगर यही चीज हम वृत्त में लगाएं तो LHS RHS बराबर नहीं आता।
0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 1। LHS आया 0 और RHS आया 1, तो दिखा रहा है कि LHS 0 है, RHS 1 है, जो कि आपस में बराबर नहीं है, अतः ग्राफ मूल बिंदु से नहीं गुजरते हैं। ठीक है ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा, समीकरण बता देगी। मैंने कहा ना हर चीज समीकरण में, ये मत सोचना कि कुछ भी ऐसा है जो सिर्फ ग्राफ बता रहा है, समीकरण नहीं बता रही, समीकरण बता रही है। देखिए समीकरण के बताने का तरीका अलग है, समीकरण आपको ऐसे नहीं दिखाएगी वो गुजर रहा है। समीकरण में रखो, संतुष्ट कर रहा है मतलब गुजरेगा, संतुष्ट नहीं कर रहा है मतलब नहीं गुजरेगा। याद करो, आप जब 2D पढ़ते हैं तो आप बार बार बोलते हैं समीकरण को संतुष्ट करेगा मतलब गुजरेगा, गुजरेगा मतलब संतुष्ट करेगा। तो ये क्या है, यही तो है, समीकरण की भाषा में संतुष्ट करना कहलाता है और वक्र की भाषा में गुजरना कहलाता है। देखो दोनों में है ना, दोनों में क्या है, जब आप समीकरण की भाषा में बोलते हैं तो आप बोलते हैं बिंदु संतुष्ट करेगा, तो जिसे समीकरण की भाषा में संतुष्ट करना कहते हैं, ग्राफ की भाषा में उसे गुजरना बोलते हैं। वो गुजरना है, ग्राफ की भाषा में वो गुजरना है। ठीक है ना, तो अगर मैं कहूं कि ए ग्राफ है वो 3-4 से गुजरता है, ए ग्राफ है वो 3,4 से गुजरता है, तो समीकरण में इस बात का क्या मतलब हुआ, समीकरण में इस बात का मतलब हुआ कि समीकरण में उस वक्र के समीकरण में जब आप 3-4 रखोगे तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। तो ये दोनों मायने बोलने में अलग अलग और होंगी ना, ये अलग है, ये समीकरण रूप है, वो चित्र रूप है, तो दोनों में चीजें दिखने में बोलने में थोड़ा तो फर्क होगा, वो फर्क है, बाकी एक ही है, प्रायवाची है ये। ठीक है ना, अगला पॉइंट, अगला है अक्षों से प्रतिच्छेद, अक्षों से प्रतिच्छेद। हमें यह देखना है कि हमारा ग्राफ एक्स एक्स को या वाई एक्स को कट करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो कहां करेगा। पहली बात तो करेगा या नहीं करेगा, नंबर एक, करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो कहां करेगा। अगर हमारा ग्राफ एक्सिस को टच करता है, काटता है, तो कहां काटेगा, कहां काटेगा। जैसे मान लो ये ग्राफ है, अब ये हमारा ग्राफ जो है ये एक्स एक्स को कट कर रहा है, काट रहा है, एक यहां काट रहा है, एक्स एक्स को यहां काटा और यहां काटा, एक्स एक्स को दो बिंदुओं पे काट रहा है, तो पहली बात तो काटेगा, नंबर एक, काटेगा या नहीं काटेगा, पहले तो ये तय करेंगे, और काटेगा तो कितने बिंदुओं पे काटेगा, और जिन बिंदुओं पे काटेगा उनके निर्देशांक क्या होंगे। तो कई चीजें हमें पता करनी, कई चीज पता करनी है। पहले तो काटेगा क्या, एक्स एक्स को काटेगा, वाई एक्स को काटेगा, हाँ या ना। तो अगर जवाब ना है तो बात ही खत्म, फिर क्या पूछना है। जवाब हाँ है तो कितने बिंदुओं पे काटेगा, है ना, कितने बिंदुओं पे काटेगा, और जिन बिंदुओं पे काटेगा वो बिंदु होंगे कौन से। ठीक है ना, जैसे यहाँ है, एक्स एक्स को काटेगा, हाँ काटेगा, कितने पे काटेगा, दो पे, दो कौन से हैं वो बताओ। ऐसे ही यहाँ वाई एक्स को काटेगा, हाँ काटेगा, कितने पे काटेगा, एक पर, एक पे काटेगा, कौन है वो एक। ये सब बातें, इसे कहते हैं अक्षों पे प्रतिच्छेद करना। तो पहले आपको निकालना है एक्स एक्स पे प्रतिच्छेद। जब भी कोई ग्राफ एक्स एक्स को कट करता है, कोई भी बिंदु ले लीजिए, ये ए पॉइंट ले लो या ये बी पॉइंट ले लो, दोनों ही पॉइंट में इतना तो हमें पता है कि इसमें, यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे उसमें y का मान, क्योंकि एक्स एक्स के ऊपर है, एक्स एक्स के ऊपर है, इसका मतलब जो भी मान होगा सिर्फ एक्स का मान होगा और वाई का मान यहाँ 0 होगा। इन बिंदुओं पे वाई का मान 0 होगा। अगर ग्राफ एक्स एक्स को जहां भी काटेगा वहां पे वाई का मान 0 होगा, तो ये वाई का निर्देशांक 0 होगा। तो अब हम समीकरण में जाएंगे और हमें पता है कि अगर काटता है, अगर एक्स एक्स को काटता है तो वहां पे वाई का मान 0 होगा, तो वाई का मान 0 रख दो, और वाई का मान 0 लेके एक्स का मान निकालो, एक्स का मान ज्ञात करो। अब एक्स का मान आता है या नहीं आता उसके आधार पर तय होगा। एक्स का मान नहीं आया है, नहीं आया है मतलब नहीं काट रहा, क्योंकि एक्स आ ही नहीं रहा, एक्स नहीं आ रहा, तो एक्स नहीं आ रहा तो इसका मतलब एक्स का मान है ही नहीं, एक्स का मान ही नहीं है तो फिर काटेगा कैसे, है ना। तो एक्स नहीं आ रहा है मतलब नहीं काटेगा, एक्स एक्स को नहीं काटेगा, नहीं प्रतिच्छेद करेगा। लेकिन अगर जवाब हाँ है, काट रहा है, तो एक्स के मान आ जाएंगे, वो जो एक्स के मान आ जाए वो काटेगा, वो बिंदु हो गए, उनको बिंदु बना लो, x1, 0, जो भी एक्स के मान आए x2, 0।
ये 2 बिंदु हो गए या 3 बिंदु हो गए या 4 हो गए जहां वो कट कर रहा है। ऐसे ही आपको यही सेम प्रक्रिया y के लिए दोहरानी है। y x से प्रतिच्छेद, जब y x से प्रतिच्छेद करेगा, y x से प्रतिच्छेद करेगा तो आप x का मान 0 रखो, क्योंकि पूरे y पर इतना तो पता है कि x का मान तो 0 होगा। y का मान देखते हैं कितना आता है, आता भी है या नहीं आता है। y का मान आता भी है या नहीं आता है, तो फिर x का मान 0 रखना है, y निकालना है, सेम वही प्रोसेस, y निकालना है, हाँ या ना, नहीं तो नहीं काटेगा, y का मान आता है तो काटेगा, नहीं आता है तो नहीं काटेगा, आता है तो काटेगा। बस ये इससे आपको जवाब मिल जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लो। याद रखिए ये सिर्फ जानकारी है, अभी पहले जानकारियों को इकट्ठा करेंगे, फिर जानकारियों को आपस में कनेक्ट करेंगे, तब जाके ग्राफ बनेगा। मान लो ये ग्राफ है, एक्स क्यूब वाई क्यूब बराबर एक्स, क्या ये एक्स एक्स को काटेगा? और काटेगा तो किन बिंदुओं पे काटेगा? अगर ये एक्स एक्स को काटता है तो कहाँ काटेगा? तो पहले एक्स एक्स से निकालते हैं। एक्स एक्स से निकालने के लिए वाई का मान 0 रखना होगा, वाई का मान 0 रखोगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब वाई का मान 0 बराबर एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर 0, एक्स कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर -1 हो गया, जो एक्स -1 एक्स +1। ये कह रहा है एक्स के 3 मान आ रहे हैं, मतलब 3 जगह काटेगा, एक तो एक्स बराबर 0 पे, एक एक्स बराबर 1 पर, और एक एक्स बराबर -1 पर। ये एक्स एक्स को 3 जगह पे काटेगा, ये एक्स एक्स को 3 जगह पे काटेगा, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर -1, 3 जगहों पे अलग अलग पे काटेगा। लेकिन अगर हम वाई एक्स पे चलें कि वाई एक्स को कट करेगा, तो वाई के लिए हमें एक्स का मान 0 रखना होगा, और एक्स का मान अगर 0 रखें तो ये हो गया 0 + वाई क्यूब बराबर 0। तो वाई क्यूब बराबर 0 यानी वाई बराबर 0, तो वाई को भी काटेगा लेकिन सिर्फ 0 पे काटेगा, एक ही पॉइंट पे काटेगा। एक्स को 3 पॉइंटों पे काटेगा और वाई को 1 पॉइंट पे काटेगा। ठीक है, वाई को एक्स को 3 पॉइंट पर और वाई को 1 पॉइंट पर। तो ये एक जानकारी और बढ़ गई। ग्राफ तो जानकारी से मिलता है। जैसे आपको मान लो किसी व्यक्ति का चित्र बनाना है, किसी व्यक्ति का चित्र बनाना है, उसने कहा कि उसका नाक जो है वो बड़ा है, बन जाएगा चित्र? नहीं बनेगा, क्योंकि उससे सिर्फ नाक बनेगा, उससे सिर्फ नाक बनेगा, क्योंकि आदमी का चेहरा जो है वो सिर्फ नाक से नहीं बनता है ना। ऐसा तो खाली नाक बना दो आदमी बन गया, ऐसा तो नहीं सुना। एक चेहरा जो होता है वो सब चीज़ों से बना हुआ है, उसके गाल भी है, उसका एक स्ट्रक्चर भी है, फिर उसकी आंखें भी है, उसका फॉरहेड भी है, उसके होठ भी है, उसका नाक भी है, कान भी है, उसके बाल भी हैं। ये सब जब मिलेगा तब जाके वो चेहरा बनेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है। हाँ, नाक की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये बात कन्फर्म है, लेकिन वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है चित्र बनाने के लिए। नाक, कान, ये सब चीज़ें जब मिल जाएंगी तो जाके चित्र बनेगा। तो वैसे ही एक-एक जानकारियाँ हैं जो हम बढ़ा रहे हैं और फिर सबको मिला के चित्र बनेगा। बस अभी तो आपको सिर्फ इतना पता पड़ा कि इसका नाक कैसा है। आगे आता है एसएम पटोट, अनंत स्पर्शियां। अनंत स्पर्शियां बहुत कमाल की चीज है। इसमें अनंत स्पर्शियों का तो मतलब अभी हमने पढ़ा हुआ है, देखा है अनंत स्पर्शियां क्या होती है। अनंत स्पर्शियां वह रेखाएं होती है जो ग्राफ के साथ, है ना। अब अनंत स्पर्शी यहाँ नहीं पढ़ाई जा सकती, तो वो जो, इसलिए मैंने अनंत स्पर्शी आपको पहले ही पढ़ा दी थी कि अनंत स्पर्शी आप पढ़ लेंगे तो जब आप कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वही चीजें जो अनंत स्पर्शी में आपने पढ़ी है वो यहाँ पे हम अनंत स्पर्शी निकालने के लिए काम में लेंगे। अब अनंत स्पर्शियों की खास बात यह है कि अगर किसी वक्र की कोई अनंत स्पर्शी है तो फिर हमें एक बात कंफर्म हो जाती है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो अनंत स्पर्शी है, इसके साथ साथ हमारा ग्राफ अनंत तक जाएगा, इस रेखा के साथ साथ अनंत तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमें पता चल जाए कि x बराबर a हमारे वक्र की अनंत स्पर्शी है, तो इतनी बात कंफर्म होगी कि इस रेखा के साथ साथ हमारा ग्राफ अनंत तक जाएगा। इस रेखा के साथ अनंत स्पर्शी का मतलब इंफॉर्मेशन मिल गई कि हमारा जो भी ग्राफ है जैसा भी है वो x बराबर a जो लाइन है, इस लाइन के साथ साथ अनंत तक जाता हुआ नजर आएगा, अनंत के साथ जाता हुआ नजर आएगा। यानी एक जानकारी बढ़ी है, सिर्फ x बराबर a मान लेता हूं, यहां है ये लाइन है। अगर ये अनंत स्पर्शी है
तो इसका मतलब कन्फर्म है कि इस लाइन के साथ साथ मेरा ग्राफ अनंत तक जाएगा। और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और मैं ऐड कर दूं इसके अंदर, अनंत स्पर्शी होगी, प्लस आपको पता चल गया कि वो मूल बिंदु से भी जाएगा, 2 जानकारियां, प्लस आपको ये भी पता है कि वो एक्स एक्स के प्रति सममित है। अब ये 3 बातें आपको पता चल जाती है, तो देखो इन तीनों चीजों का फायदा एक साथ जब आप उठाएंगे, क्योंकि एक चीज तो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जैसे मैंने बताया, खाली नाक के बारे में बताने से चित्र नहीं बनेगा, तो कुछ जानकारी मिलाओगे तो चित्र बनेगा। मान लो अनंत स्पर्शी पता चल गई, आपको ये पता चल गया कि आपका ग्राफ मूल बिंदु से जाएगा, और आपको ये पता चल गया कि एक्स एक्स के प्रति सममित है, तो मूल बिंदु से जाएगा मतलब कभी भी जाए यहाँ से जाना होगा, सुबह जाओ शाम का जाओ, कभी भी जाओ, यहाँ धो खा के जानी होगी। मूल बिंदु से जाता है ना, मूल बिंदु से जाता है तो यहाँ पर एक बार धो खाने आना होगा। अनंत स्पर्शी है तो इसके साथ साथ अनंत तक चलना पड़ेगा, क्योंकि अनंत स्पर्शी है ना। अब अनंत स्पर्शी मंगाई है तो इसके साथ साथ चलना भी होगा, तो इसके साथ साथ चलना होगा। और ये रहा हमारा, यहाँ से शुरू करते हैं और इसके साथ साथ चलते हैं। हाँ, अब ये एक छोटे मोटे डाउट ये हो सकते हैं कि कोई कहे कोई जरूरी है कि ऐसे ही बढ़ेगा, कोई कहे सर ऐसे बढ़ेगा, ऐसे भी तो बढ़ सकता है फिर ऐसे चला जाए। तो बिल्कुल ये संभावनाएं हैं, कई संभावनाएं निकल के आ सकती है कि ऐसे चला जाए या ऐसे चला जाए, ये बिल्कुल। इनको लिए फिर में और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, और जानकारी चाहिए होगी कि ये वाला ग्राफ बनेगा या ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। समझ रहे, जैसे आपने कहा कि नाक बड़ा होगा, तो नाक बड़ा भी कितना होगा, बड़ा भी कितना होगा, वो भी फिर आगे, फिर उसकी जो जो पतली जानकारी है ना, जो बारीक जानकारी है, फिर उसमें जाएंगे। भैया नाक बड़ा है, ठीक है, तुमने कह दिया। बड़े की तो कई परिभाषाएं होती है, बड़े की तो इतना बड़ा भी बड़ा होता है, इतना बड़ा भी बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा भी होता है, इतना बड़ा बड़ा भी होता है, बड़ा का क्या मतलब है। तो फिर वो उसको समझेंगे। एक बार तो उसने बता दिया कि नाक बड़ा था, अब बड़े का मतलब क्या है, फिर उससे वो समझेंगे। तो ऐसी थोड़ी और जानकारी ऐड करेंगे तो धीरे धीरे हम हमारे ग्राफ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब ये सम्मित है तो हमें ये भी पता चल गया कि जैसा ऊपर बना है वैसा ही नीचे भी बनेगा। अगर ऊपर ये ग्रीन वाला बना है तो नीचे भी ये ग्रीन वाला बनेगा, और ऊपर ये ऑरेंज वाला बना है तो नीचे भी ऑरेंज वाला बनेगा, ठीक है ना। जो भी बना है, ऊपर जो बना है उसकी कॉपी नीचे बनेगी, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी जानकारियां जो धीरे धीरे ऐड करके हमें एक एक बात ग्राफ के बारे में बताती जाएगी, ठीक है। अब इधर बनेगा नहीं बनेगा वो भगवान जाने, इधर बनेगा या नहीं बनेगा वो भी नहीं पता, और जानकारी चाहिए, जानकारियां दो और ग्राफ बनेगा। थोड़ी और जानकारी, नाक की जानकारी दोगे तो नाक ही बनेगा ना, कान थोड़ी बन सकता है। अब नाक की जानकारी से नाक ही बनेगा, कान थोड़ी बनेगा, या आंखें थोड़ी बनेगी। तो जो भी आप जानकारी दे रहे हो उससे एक हिस्सा बनेगा, दूसरे से दूसरा हिस्सा बनेगा, तीसरे से तीसरा हिस्सा बनेगा, और धीरे धीरे पूरा ग्राफ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अगला वर्ड, रीजन। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होती है, क्षेत्र। कई ग्राफ में आप देखोगे, कई ग्राफ कुछ हिस्सों में होते हैं और कुछ हिस्सों में नहीं होते, कुछ हिस्सों में होते हैं और कुछ हिस्सों में नहीं होते। परवलय को देखिए, परवलय जो है वाई स्क्वायर बराबर 4x को अगर लें तो परवलय सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ दो ही क्वाड्रेंट को कवर करता है, दो क्वाड्रेंट खाली पड़े। अगर परवलय को देखो 4ax को, और इसमें आप देखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब क्वाड्रेंट नंबर 2 और क्वाड्रेंट नंबर 3 खाली पड़े हैं। ये खाली है, ये खाली है। तो एक सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या घटित हुआ कि ये दूसरे और तीसरे में नहीं आता, सिर्फ पहले और तीसरे में, पहले और चौथे में आता है ना। एक जिज्ञासा तो है ये, कि जिज्ञासा इस बात का क्या जवाब है कि भाई ये फर्स्ट में तो है, फोर्थ में है, लेकिन ये सेकंड और थर्ड से इसकी क्या लड़ाई है। ऐसा क्या ऐसा हो गया कि ये सेकंड और थर्ड में नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, इतने दो में ही क्यों बन रहा है, यहाँ क्यों नहीं बन रहा। तो कुछ तो कारण होगा। जैसे मैंने कहा कि गणित में तो हर चीज का कारण होता है, हमारी गणित पूरी ही रीजनेबल है, पूरी की पूरी गणित ही इस बात पे स्टेबल है कि रीजन क्या है, लॉजिक क्या है ना। तो कोई चीज बेफालतू की तो है ही नहीं। मुझे नहीं पता, ये मैं बिल्कुल बार बार कह सकता हूँ कि कोई चीज मुझे नहीं पता हो, ये मेरी अज्ञानता है, और हम अज्ञानी है। ज्ञानवान हो जाएंगे उस दिन तो फिर ढूंढने की जरूरत ही क्या रहेगी, है ना। ज्ञानवान तो आप तभी हो जाएंगे जिस दिन आप ज्ञानवान हो गए, इसका मतलब आपको सब कुछ पता है। और फिर जिस दिन आप ज्ञानवान हो जाओ तो सबसे डरना, उस व्यक्ति से डरना जो ये कहता है कि मुझे सब पता है ना। आज आप देखिए, आज के मोटिवेशन स्पीकर में क्या दिक्कत है।
अब जैसे मैं, आप लोग जो आप इसमें देखते हैं यूट्यूब पे बहुत से मोटिवेशन स्पीकर है। अब मोटिवेशन स्पीकर भी है, स्पिरिचुअल गुरु भी है, जो आध्यात्मिक गुरु है और है, बहुत अच्छे हैं, मैं कोई मना नहीं कर। लेकिन मुझे थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि कभी आपने किसी भी गुरु को ये सुनते हुए सुना जो ये कहता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं आता? कभी देखा किसी को ये सुनते हुए कि आई डोंट नो? तो इतना सब कुछ, अब उन्हें इतना सब कुछ पता है तो फिर साइंस कर क्या रही है? साइंस खोज ही तो रही है। वो तो गुरुजी के पास आ जाओ, गुरुजी के पास बैठो, सारे जो साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है, वो आके गुरुजी के पास बैठ जाओ और गुरुजी से लिखवा लो साइंस। काहे हम खोज कर रहे हैं? क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं? क्यों और कर रहे हैं? गुरुजी को तो सब पता है, गुरुजी को तो सब पता है, सब लिखवा लो एक साथ ही। तो प्रॉब्लम पता है क्या? आप कुछ भी सवाल पूछो उनसे, उनको हर बात का जवाब है, उनके पास हर बात का जवाब है। इसका मतलब या तो वो ईश्वर है, क्योंकि सारा एक जवाब तो या तो ईश्वर दे सकता है, या फिर दूसरा है। तो आप खुद समझ सकते हैं, कोई कहीं एक किंतु तो बंद होता है। इतना ज्ञान, मतलब वो आदमी कह रहा है मुझे सारा ज्ञान है, मुझे सब पता है, मतलब बस वही डर लगता है। जब व्यक्ति कहता है तो समझ जाओ, है ना, समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है। और जो ये कहता है नहीं भाई मैं भी अभी ढूंढ रहा हूँ, जैसे तुम ढूंढ रहे हो, महात्मा जो गौतम बुद्ध थे वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक, जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति, तब तक वो यही कहते थे कि मैं भी ढूंढ रहा हूँ, तुम भी ढूंढो। और जब उन्होंने सत्य मिला तो तब भी उन्होंने यही कहा कि मैंने मेरा ढूंढा है, तुम तुम्हारा ढूंढो। सत्य मिलने के बाद भी उनके शब्द यही थे कि मैंने मेरा ढूंढा है, तुम्हारा कुछ और हो सकता है, तुम अपना ढूंढो। भगवान बुद्ध तक ये कह के गए। तो यहाँ तो देखो, बांट रहे हैं लोग, सबको पता है, हर किसी को पता है कि क्रिएशन कैसे हुआ, किताबें खोल के पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, कोई तथ्यात्मक है या नहीं है, कुछ ना हो, आके ज्ञान दे रहा है, मुझे पता है, मुझे पता है कैसे सृष्टि बनी है, मुझे सब पता है। और अपनी अपनी थ्योरी लाके चिपका के दे रहा है लोगों को, लोग पागल होके घूम रहे हैं। तो कहाँ दिक्कत है? दिक्कत ये है कि वो लोग थोड़ा सा ज्ञान लाते हैं, 15-20 साल वो ज्ञान इकट्ठा करते हैं और फिर उसमें एक थ्योरी बना लेते हैं और वो थ्योरी लाके बाकी लोगों में चिपकाते रहते हैं और लोग मानते रहते हैं आहा गुरुजी को सारा ज्ञान हो गया और गुरुजी ज्ञान लेके आ गए, अब इनसे सारा ज्ञान ले लो। जबकि ऐसा हो सकता है क्या? संभव है क्या? आपको लगता है कि ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान इस धरती पे अर्जित कर सके? और अगर संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर सके तो ये ब्रह्मांड बहुत छोटा है। फिर जो इंसान के दिमाग में समा जाए तो फिर ब्रह्मांड इतना इतना बड़ा है ही नहीं फिर तो। और जबकि सही बात है, तो बहुत से किंतु परंतु ऐसे, तो डरने वाली चीज वो है जो सब जानता है। लेकिन गणित का काम क्या है? गणित तो हमेशा कहती है, विज्ञान हमेशा कहता है कि हम तो बहुत कम जानते हैं और शायद कभी जिंदगी में पूरा जान भी नहीं पाएंगे। मानव सभ्यता के अंत तक भी हम कभी ये नहीं जान पाएंगे कि पूरा ज्ञान क्या है। लेकिन कोशिश हमारी लगातार चल रही है। हम देखते हैं, पढ़ते हैं, हजार बार गलत होते हैं, फिर सही होते हैं, फिर गलत होते हैं, फिर सही होते हैं। हमने बहुत से नोबेल प्राइज ऐसे लोगों को भी बांटे हैं जो आगे जाके गलत साबित हुए थे, लेकिन उस समय उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया था ना, उन्होंने कुछ किया तो हमें गलत करने का मौका मिला। अगर उन्होंने कुछ किया ही ना होता तो आप गलत साबित करते किसको? तो गणित का काम ही यही है कि गणित ऑटो करेक्शन मोड में होती है। कोई कुछ खोजता है, फिर कोई आके उसके ऊपर आके खोजता है और उसको गलत या सही साबित करता है। गलत कर रहा है तो भी हमें कुछ पता चला कि एक नई बात पता चली, सही साबित कर रहा है तो भी हमें पता चलता है कि एक सही बात ये है। तो कुछ ना कुछ हम प्राप्त कर ही रहे हैं और विज्ञान ऐसे काम करता है। इसलिए देखिए, आप बड़े-बड़े किसी भी प्रोफ़ेसर को देखिए, किसी भी जीनियस से जीनियस आदमी को देखिए, वो हमेशा अपनी अज्ञानता पे रोता है। वो कहता है मैं अज्ञान हूँ। सुकरात कितने महान थे, ज़बरदस्त थे, और सुकरात को लोग मानते थे कि आप तो बहुत ज्ञानी हैं, क्योंकि सुकरात जब बोलते थे, तो लोग सुनते रह जाते थे उनको कि क्या कमाल का बोल रहा है, ख़ासकर युवा, क्योंकि युवा तो समझने के लिए पहले आतुर होता है। तो युवा उनको जहाँ पे वो रास्ते में जाते थे, तो लोग खड़े, बच्चे जो स्टूडेंट थे युवा, वो खड़े हो जाते थे उनको सुनने के लिए। कि हमें कुछ बताइए, हमें कुछ बताइए। और फिर लोग, क्योंकि बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो उनसे प्रभावित है, उनकी तारीफ़ भी करते थे कि सुकरात आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं। तो सुकरात सिर्फ़ हमेशा एक ही बात कहते थे, जबकि सुकरात बहुत ज्ञानी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो एक ही बात कहते थे कि मैं इतना ज्ञानी हूँ कि मुझे ये पता है कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ। तो जब आप ज्ञान की प्रकाष्ठा पे होंगे, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो महसूस होगी, वो होगी अपनी अज्ञानता। जैसे-जैसे आप पढ़ते चले जाते हैं, आप चौथी, 5वीं में होते हैं, जैसे मेरा बच्चा है, वो मुझे कहता है, वो अभी शायद सेकंड में है, तो सेकंड में तो वो मुझे कहता है, "पापा मुझे सारी गणित आती है, मुझे एडिशन आता है, सब्सट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीज़न आता है, मुझे पूरी मैथ्स आने लग गई, अब मैं भी आपके बराबर हो गया।" तो मैं कहता हूँ, "ठीक है।" तो अभी उसका ज्ञान इतना है, तो उसकी अज्ञानता भी इतनी है। जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ेगा, वैसे-वैसे ज्ञानता और कई गुना बढ़ती चली जाएगी। जैसे-जैसे आगे क्लासों में जाएगा, उसे समझ में आएगा। जब ज्ञान बढ़ेगा, तो अज्ञानता उससे हज़ार गुना तेज़ी से बढ़ती है ना? जिस दिन आप मान लो, अगर आपने एमएससी कर ली है, अगर आपने 15 साल का ज्ञान इकट्ठा किया है, तो 150 साल की अज्ञानता आपको फ्री में मिल जाएगी। ये है सही में, तो ये प्रॉब्लम है। तो इस पे आते हैं, तो ये ऐसे खाली क्यों रहे?
ये दो खाली क्यों रहे? जब ये दो भरे हुए थे, ये दो खाली कैसे रहे? तो ये समीकरण आपको जवाब देगी कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो आपके दो क्वाड्रेंट है जो बच गए हैं, इनमें x के मान माइनस के होंगे, इनमें x के मान माइनस के होंगे। x नेगेटिव होगा, -1, -2, -3 और -4। आप इनमें से कोई भी माइनस जब समीकरण को देंगे तो समीकरण इसको झेल नहीं पाएगा, क्योंकि समीकरण में y का मान नहीं आएगा। मान लीजिए आपने माइनस का 1 रखा, तो y का मान आएगा √-4a, जो कि आपका बन जाएगा काल्पनिक, यानी y का मान काल्पनिक आएगा। और काल्पनिक मान तो हमारा इसमें कहीं होता ही नहीं है, काल्पनिक तो कहीं होता ही नहीं है, ठीक है ना। ये कट, इसलिए ये कट। अच्छा, फिर तो यहां क्यों आया? फिर यहां क्यों आया? फिर यहां क्यों आया? फर्स्ट में और फोर्थ में क्यों आया? यहाँ पे वही लॉजिक है। x का मान आप देख सकते हो प्लस का है, x का मान प्लस का है, तो अगर मैं x का मान प्लस रखूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी x का मान प्लस का यहाँ रख के देखो, y का मान आपका आ रहा है 1, 2, 3 कुछ भी रख के देखो, y आ रहा है, y आ रहा है मतलब ग्राफ है, तो ग्राफ बनेगा। तो आपको समीकरण जवाब दे देगा कि कौन से हिस्से में ग्राफ बनेगा और कौन से हिस्से में ग्राफ नहीं बनेगा, कौन से हिस्से में ग्राफ बनेगा और कौन से हिस्से में ग्राफ नहीं बनेगा। इन दोनों हिस्सों में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपका x तो है लेकिन y नहीं है, और बिना x y के बिंदु कैसे बनेगा? एक बिंदु जब आप बनाते हैं तो वो x और y दोनों से बनता है, खाली x और y ना हो तो बिंदु कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि x बराबर 2 है, ये x बराबर 2 हो गया, तो ये x बराबर 2 तो ये पूरा ही है, ये पूरा x बराबर 2 है। इस लाइन पे कहीं चले जाइए, ये x बराबर 2 है, लेकिन बिंदु कब बनता है? जब इसे सामने से कोई रेखा y काटे। अब देखो, अब ये बना आपका बिंदु। तो आपका बिंदु तब बनता है जब उसके लिए एक x होता है और एक y होता है। एक बिंदु का फॉर्मेशन कब होता है? जब एक x हो और एक y हो, वरना बिंदु नहीं बनेगा। रेखा बन जाएगी, बिंदु नहीं बनेगा। और ग्राफ बिंदुओं से बनता है, ना कि रेखाओं से। तो रेखा नहीं, बिंदु बनेगा नहीं। बिंदु इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि x तो है, y नहीं है। वहां क्यों बना? क्योंकि हर x के लिए y था, तो बिंदु बने। बिंदु बने तो वक्र बना। वक्र क्या है? बिंदुओं का संयोजन ही तो है। ये जो ग्राफ है, ये जो दिख रहा है, इसको अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में देखें तो ये क्या है ना, अणु सिद्धांत। जैसे हम जो है वो अणुओं से मिलकर बने हैं, वैसे ही हमारा ग्राफ जो है वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। इस तरीके से डॉट 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 डॉट, ये जुड़ते चले गए, ग्राफ बन गया। तो क्लियर है? ये पांचवा पॉइंट है। आगे आते हैं टेबल ऑफ पॉइंट। कई बार आपको होता है कि जब आप ग्राफ बनाते हैं तो कुछ जानकारी और चाहिए होती है, या थोड़े से पॉइंट मिल जाए तो ग्राफ की दिशा पता चल जाएगी, ग्राफ किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। तो आप एक छोटी सी टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक छोटी सी टेबल ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको इस लाइन का ग्राफ बनाना है, 2x + 3y = 6, ठीक है ना। तो इसके ग्राफ जो आपने पहले बनाए हैं वो आपने ग्राफ टेबल बना के ही बनाते हो आप इनके, है ना। छोटी क्लास में जब आप 10वीं क्लास में पढ़ते हो तो आप टेबल बना लेते हो एक, ये x का मान, ये y का मान। जैसे x का मान 0 रखा, x का मान अगर मैं 0 रखता हूँ तो y का मान आ जाएगा 2, और y का मान 0 रखूंगा तो x का मान 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ पॉइंट्स बना लिए। कुछ ज़्यादा भी बना सकता हूँ, कुछ ज़्यादा भी बना सकता हूँ। ये आपका तब काम आता है जब थोड़ा डाउट होता है आपको, जब शंका होती है कि यार ग्राफ यूं जाएगा यूं जाएगा यूं जाएगा, तब आपके ये काम आ जाती है ना। जैसे अब इस केस में, अब यहाँ पे क्या डाउट होगा? 0, 2 मान लो, 0, 2 ये यहाँ आ गया, ये 1, 0, 2 आपका यहाँ है, और 0 अच्छा x का मान 3 0 ये यहाँ है, सॉरी, ये 1, x का मान 0 और y का मान 2, x का मान 0 y का मान 2, ये यहाँ आ गया।
ये आ गया आपका x का मान 3, y का मान 0, ये आ गया। अब आप दोनों को मिला दो, और ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट ये आ जाता है कि भाई सीधी रेखा बनेगा, यहाँ तो आपको पता था कि ये वक्र सीधी रेखा है तो आपने सीधी रेखा बना दी। नहीं तो कई बार डाउट आ जाता है कि कैसे बनेगा, इसका क्या शेप रहेगा, ऐसा शेप रहेगा, ऐसे जाएगा, या ऐसे जाएगा, ये भी तो हो सकता है ना। ये भी तो एक किंतु परंतु है कि ग्राफ ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, कौन से वाला होगा। तो ये जो शंकाएं हैं इसको आप दूर करने के लिए बिंदु बना सकते हैं, कुछ और बिंदु बना सकते हैं। जैसे एक तीसरा बिंदु और बनाया, इससे क्लियर हो जाएगा। मान लो एक थर्ड पॉइंट और बनाया आपने, यहाँ पे तीसरा बिंदु बनाया कि भाई x का मान मैं 1 रखूंगा, x का मान 1 रखा और y का मान आ गया 4/3। तो ये तीसरा बिंदु जो होगा ये कंफर्म कर देगा कि कौन सा ग्राफ इनमें से होगा, तीसरा पॉइंट, क्योंकि तीसरे पॉइंट से भी गुजरेगा ये, तो तीसरा पॉइंट आपको कंफर्म कर देगा। अगर तीसरा पॉइंट ये आया तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ सही है, तीसरा पॉइंट ये आया तो ये वाला ग्राफ सही है, और तीसरा पॉइंट ये आया तो ये ग्राफ सही है। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो होता है वो आपके कंफ्यूजन को खत्म कर देगा कि भी कौन सा ग्राफ बनेगा। नॉर्मली ये डाउट आता है कि सर ये ऊपर ये ऐसे मिलाएंगे या यूं मिलाएंगे या यूं मिलाएंगे, तो यूं 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 मिलाने वाला जो डाउट है वो आप एक एक्स्ट्रा थर्ड पॉइंट और ऐड कर देंगे उसमें निकाल के, तो पता चल जाएगा। लेकिन कई बार समीकरण इतनी जटिल होती है कि पॉइंट निकालना संभव ही नहीं होता। कई बार समीकरण इतनी बकवास होती है, इतनी खतरनाक होती है कि आप समीकरण को सॉल्व ही नहीं कर सकते जहां से आप पॉइंट निकालना चाहो। फॉर एग्जाम्पल ये चीज जो है ना ये हमेशा काम नहीं करेगी। ये जो चीज है ना ये बचपन के लिए तो ठीक थी, जब आप छोटे क्लास में होते हैं 10th तक, जब आप लाइन की इक्वेशन बनाते हैं तब तक तो ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी समीकरण भी बहुत सिंपल होती थी, आराम से x रखो y निकालो, मजे से निकलता था। लेकिन अब समीकरण भी तो बड़ी हो गई ना, हम भी बड़े हो गए, समीकरण भी बड़ी हो गई। अब समीकरण ऐसी आती है x³ + y³ + 3xy। अब इसमें सोचो अगर मैं x का मान रखूं, y का मान निकालूं, तो क्या अब इतना आराम से निकल जाएगा? जवाब है नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैंने x = 2 रखा, x = 2 रखते ही हो गया 8 + y³ = 6y। अब इस समीकरण को सॉल्व करें और बताएं y का मान क्या है। तो जवाब है इतना प्यारा तो नहीं होगा, क्योंकि 3 घात के समीकरण है, नॉर्मल समीकरण है नहीं, 3 घात के समीकरण है। अब 3 घात के समीकरण है, कोई छोटे समीकरण है नहीं कि हम 3 घात के समीकरण को यूं ही सॉल्व कर ले हंसते हंसते। कोई द्विघात होती तो फिर भी ठीक था, त्रिघात समीकरण है, और त्रिघात समीकरण पता भी है कि कोई ऐसे नॉर्मली सॉल्व होती नहीं है। तो इसलिए ये वाला जो तरीका है ना, सिंपल टाइप की कोई समीकरण हुई तो काम कर जाएगा, और थोड़ी सी भी जटिल समीकरण हुई तो बिंदु निकालने वाला काम आपका नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन जहाँ काम करेगा वही है, जहाँ पे काम करे वहां तो करवाओ, जहाँ नहीं करे वहां कुछ और सोचेंगे, कुछ और विज्ञान जो है वो सोचेंगे। अगला, इसके बाद में भी कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जिनसे आप ग्राफ में मदद ले सकते हैं, जैसे टेंजेंट, स्पर्श रेखा। ग्राफ की स्पर्श रेखा कहाँ होगी? वैसे नॉर्मली काम नहीं लेते, सिर्फ बस सुनने में आता है कि टेंजेंट है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये पता कर सकते हैं कि आपका ग्राफ अधिकतम कहाँ तक जाएगा, न्यूनतम कहाँ तक जाएगा। लेकिन कोई पागल है, कोई 10 नंबर का सवाल थोड़ी आता है जो मैक्सिमा भी निकालेंगे, मिनिमा भी निकालेंगे, टेंजेंट भी बनाएंगे, मतलब स्पर्श रेखा भी बनाएंगे, अधिकतम मतलब उच्चिष्ट और निम्निष्ट भी निकालेंगे। तो ये सुनने में अच्छा लगता है, बस सुन लो, बाकी काम की चीज नहीं है, क्योंकि महंगा पड़ेगा कि हम ये पता करेंगे उसकी स्पर्श रेखा किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा क्या है, और वो ग्राफ है वो उच्चिष्ट कितना है, निम्निष्ट कितना है, अवकलन की सहायता लेके उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालें, और अवकलन की सहायता से हम उसका जो स्पर्श रेखा है वो निकालें। अवकलन की मदद से हम उच्चिष्ट, निम्निष्ट और स्पर्श रेखा निकालें कि भी ग्राफ जाएगा तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, नीचे कहाँ तक जाएगा। जैसे परवलय को आप देखो, है ना, जैसे वो हमें जो हमने अभी पढ़ा था प्रक्षेप्य गति में, तो प्रक्षेप्य गति में क्या है, वो यही था कि कण जो है वो आपका कहाँ तक ऊपर जाएगा, है ना। कण को फेंका गया है तो फेंकने के बाद इसका ये अधिकतम मैक्स एच है, मैक्स एच, ये क्या है, ये वाई का तो मान है।
अधिकतम y यही लिया इसने। वैसे तो इसने कई y ग्रहण किए, ये भी y था, ये भी y था, ये भी y था, और इसके बाद भी y है, लेकिन इन सारे y में सबसे बड़ा y ये था, तो ये उच्चिष्ट है, ये वाला। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो उच्चिष्ट मान है ये कब आएगा, ये उच्चिष्ट मान कब आएगा, कौन सा x होगा जिस पे ये उच्चिष्ट मान आएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि किस बिंदु पे ग्राफ सबसे ऊपर जाएगा, किस बिंदु पे सबसे ऊपर जाएगा। तो मैंने कहा जानकारियां बहुत है, और भी जानकारियां जो आप ले सकते हैं, लेकिन वही बात है कुछ सिलेबस के साथ बंधे हुए हैं, तो ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर सकते, सिमटना ही पड़ेगा, अपने आप को लपेटना ही पड़ेगा, वरना सब चीज़ें तो बहुत है। आप जानते ही, मैंने पहले ही कहा था आपको, गणित शुरू होती है, टॉपिक शुरू होता है, खत्म कभी नहीं होता। आप पढ़ते जाइए और पढ़ते जाइए और पढ़ते जाइए, और चीज़ें नई नई निकल निकल के आ जाएगी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी एक पढ़ रहा था, जैसे आपको ग्रुप थ्योरी के बता रहा था, ग्रुप थ्योरी के अंदर कौन से ग्रुप है जिनके ऊपर जो लांग्राज थ्योरम है, लांग्राज थ्योरम क्या कहती है कि जो सब ग्रुप होता है, अगर कोई ग्रुप परिमित ग्रुप है, उसका कोई सब ग्रुप है, तो उसका ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को विभाजित करता है। लेकिन आपको पता है कि इसका उल्टा सत्य नहीं है, अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को काटता है, विभाजित करता है, तो फिर उसका सब ग्रुप नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनके ऊपर ये बात हमेशा काम करती है, ये हमेशा काम करती है, हमेशा काम करती है। मतलब कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिन पर में उल्टी भी बिल्कुल काम करती है, अगर उन्हें काट रहा है कोई, तो उस नंबर का एक सब ग्रुप पक्का होगा। साइलो ने भी बताया, लेकिन साइलो ने भी एक स्थिति बताई है। लेकिन अभी एक रिसर्च था, एक रिसर्च पेपर मैं देख रहा था, उसमें उस बंदे ने सॉल्व किया कि 1 से लेकर 100 तक के जो ग्रुप है, 1 से लेकर 100 तक के जो ग्रुप है, उन ग्रुप के अंदर कुछ खास ऑर्डर के ग्रुप है जिन पर कन्वर्स काम नहीं करता, बाकी सब पे काम करता है। मैंने कहा यार धन्य हो, अभी भी ये चीजें चल रही है, काम कर रहे हैं लोग। तो उसमें आया कि जो ग्रुप 12 ऑर्डर का है, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 75, 80 और 84 और 96, ये ग्रुप ऐसे हैं जिनके ऊपर 100 तक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सिर्फ 100 तक ये वो ग्रुप है जिन पे लाप्लास का उल्टा सत्य नहीं है। यानी इन 100 ग्रुप में से 100 ऑर्डर तक इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके ऊपर लाप्लास का उल्टा सत्य है। ये वो ग्रुप का ऑर्डर है। बता मकाम कर बता नई नई चीजें मिलती है। अब ग्रुप थ्योरी आपके भी है, लेकिन रिसर्च अभी हो रही है, उस पर ढूंढा जा रहा है और चीजें, क्योंकि हर कोई आदमी ढूंढना चाहता है, क्योंकि किसी को मिला कि भी, अब जैसे आपकी भी इच्छा होती है कि कौन से ग्रुप ऐसे हैं जिन पे लाप्लास का मतलब लांगराज जो है वो उल्टा काम करेगा और किन पे नहीं करेगा। तो उन्होंने प्रूफ किया कि ये खास तरह के ग्रुप है जिनके ऊपर कन्वर्स काम नहीं करता, और इनके अलावा जितने भी ग्रुप होंगे, इनके अलावा उन सारे ग्रुपों के अंदर लाप्लास जो लांगराज है उसका कन्वर्स काम करता है, जिसको CLT कहते हैं, कन्वर्स ऑफ लाप्लास थ्योरम, CLT, कन्वर्स ऑफ लाप्लास थ्योरम। इनके ऊपर लाप्लास थ्योरम का कन्वर्स जो है वो काम करता है। मतलब अगर कोई नंबर काटता है तो सब ग्रुप होगा, कोई भी नंबर काटे तो सब ग्रुप होगा। अब उन्होंने ये खोज कर दी, तो चल रहा है, चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होना। कोई ना कोई कुछ ना कुछ जो जगह खाली है, जहां भी स्पेस दिखेगा वहां वो कुछ खोजेगा और खोज कर दुनिया के सामने लाएगा कि ये देखो ये भी एक जानकारी है। तो हम लगातार यही कर रहे हैं। इसी से विज्ञान, जो हमारा नॉलेज है, जो विज्ञान है, वो ऐसे ही बढ़ता है। हमारा ज्ञान यूं ही बढ़ता है, कुछ ना कुछ आदमी ढूंढता है, लाता है, दुनिया के सामने रखता है, वो हमारे विश्व ज्ञान में इकट्ठा हो जाता है, और फिर हमारा विश्व ज्ञान थोड़ा और बड़ा हो जाता है, और ये लगातार चलता रहता है। तो चलो, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब इन्फॉर्मेशन को ग्राफ कैसे बनाया जाता है ये सीखना है, कि सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके इकट्ठी करें और फिर उससे ग्राफ में डालें। ये कैसे होगा, इसके लिए कल क्लास का इंतजार करिए, कल क्लास में मिलते हैं। मेरा था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था, बीटा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने एक नया ट्रांसफॉर्म लॉन्च किया था, डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था। आपने लाप्लास का नाम सुना होगा, लाप्लास का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो जो लाप्लास थे उन्होंने कमाल का ट्रांसफॉर्म बनाया था, जो MSc में आप पढ़ते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर वो कमाल है, वो अद्भुत है। उसके अंदर आपका कम्युनिकेशंस और बहुत सारी चीजें कवर होती है, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। जैसे पुरानी जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों में क्या है, गाड़ियां तो थी, फोर्ड ने गाड़ियां बनाई थी, अच्छी बनाई थी, चलती थी, सब कुछ थी, पहली बार एक इन्वेंशन था, अपने आप में बेमिसाल था, लेकिन सुधार की जगह तो हर में ही रहती है। तो वो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें सुधार की जरूरत थी, उसको और कैपेबल बनाना था, और स्ट्रेंथ देनी थी। तो मैंने उस ट्रांसफॉर्म को बढ़ा के एक नया ट्रांसफॉर्म लॉन्च किया जिसको बीटा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं।
जो कि उससे और ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा कैपेबिलिटी उसमें वो शो करता है, और जहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वर्क नहीं करता था वहाँ पे वो अब ये ट्रांसफॉर्म, मेरे वाला जो ट्रांसफॉर्म था वो काम करता है। फिर बाद में इसको मुझे पेटेंट मिल गया और अब ये ट्रांसफॉर्म जो है वो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। तो वही है, आप कुछ ना कुछ खोजते हैं। अब ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया, मैंने अभी देखा कि वो जो मेरा ट्रांसफॉर्म था लोग उस पे भी काम कर रहे हैं, लोग उसमें भी कुछ ना कुछ और उस पे ऐड कर देंगे। कल कोई और आएगा, है ना, कल कोई और आएगा, वो उसके अंदर लाके कुछ ना कुछ ऐड कर देगा। जैसे एक अफ्रीका में है, उनका मेरे पास मेल आया था, तो उन्होंने कहा था कि सर आपका जो ट्रांसफॉर्म है मैं उसको समझना चाहता हूँ, तो आपके पास थोड़ा समय हो तो मुझे वो समझा दें, ताकि मैं इसके ऊपर और काम करके इसको और बेहतर कर सकूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वही है, ये विज्ञान ऐसे ही बढ़ता है। आप अपना ज्ञान जितना अर्जित करते हैं दूसरों को देते हैं, फिर दूसरे उसको ऐड करके और आगे बढ़ाते हैं। हम एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं। मैंने लाप्लास के काम को आगे बढ़ाया, अब कोई मेरे काम को आगे बढ़ाएगा, फिर कोई और बढ़ाएगा, तो ऐसे ही चलती है। हाँ, मेरा है बीटा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हाँ, उसका मैं जनक फाउंडर मैं हूँ उसका। चलो मिलते हैं आप लोगों से, फिर मिलते हैं। अब सर आपको पीएचडी हो गई, पीएचडी अब बचेगी थोड़ी यार, पीएचडी थोड़ी बचेगी। ठीक है, वो बहुत पहले हो गई। ये तो बता रहा हूँ था कि भाई ये जो मैंने पीएचडी में किया था उसकी एक चर्चा, वो भी पूछ रहा है अभी, उसका बता रहा था कि भाई क्या किया था, तो मैं बता रहा हूँ कि ये किया था, इसमें आगे बढ़ाया था मैंने, और काफ़ी अच्छा भी रहा था मेरा, काफ़ी उसको मुझे ऑनर भी मिला था, बहुत सम्मान मिला था मुझे। और मेरे काफ़ी पेपर, जो रिसर्च पेपर थे वो काफ़ी बड़े जर्नल्स में पब्लिश भी हुए थे, क्योंकि बहुत स्ट्रेंथ मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ऐड करी थी और उसका बहुत इम्प्लीकेशंस भी हुए थे। हाँ, अब नहीं, चलो फिर क्या, लंबी हो जाएगी, 2 घंटे हो गई है क्लास, और अब यहाँ पे एक बार खत्म करते हैं ताकि आप लोग इसको इतना ही पढ़ो, है ना। अब मिलते हैं आप लोगों से। अब कल अगर संभव हुआ तो मैं कल क्लास ले लूँगा, अगर संभव ना हो पाया, कोशिश मेरी यही रहेगी कि हमारी क्लास कैंसल ना हो। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा अब मैं क्लास शेड्यूल कर दूँगा, आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। और नहीं कर पाया तो समझ जाइएगा कि बिज़ी हूँ, इतना बिज़ी हूँ कि किसी ने पकड़ के रखा हुआ है। वैसे मैं नॉर्मली नहीं रहता, जैसे मैं आपको बता चुका, ज़्यादा सामाजिक प्राणी हूँ नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि मुश्किल है। तो कोशिश करूँगा, अगर संभव हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगा, वरना ब्रेक रहेगा, ठीक है? हाँ, चलिए मिलते हैं आप लोगों से। आज एक ही क्लास है अभी। हाँ, आज एक ही क्लास है, और अगर कल क्लास हो पाई तो मैं कल क्लास ले लूँगा, ठीक है? हाँ, अब कोई क्लास नहीं है। अब नया टॉपिक है, वो लिमिट वाला स्टार्ट करना है, वो कल से स्टार्ट करेंगे। अगर कल क्लास हो पाई तो लिमिट से स्टार्ट करेंगे, ताकि फ्रेश नया टॉपिक के साथ मज़ा आएगा। हाँ, ठीक है। बिल्कुल, बढ़िया है। तो मैथ्स के साथ मज़ा आना ही चाहिए, सब्जेक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं और मज़ा नहीं आ रहा, पढ़ने का फ़ायदा क्या? भई नौकरी तो 1 दिन लगेगी, पढ़ना तो 10 साल, मतलब 17 साल पढ़ना पड़ता है। मुझे तो ये कभी समझ में नहीं आता कि बच्चे कहते हैं हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, तो नौकरी तो 1 दिन मिलेगी। पढ़ाई आप 20 साल करोगे, तो 20 साल बर्बाद करोगे क्या? 20 साल बर्बाद करोगे क्या? 20 साल आप इस बात के बर्बाद कर रहे हो कि एक नौकरी लगनी है। एक नौकरी लगनी है, उसकी भी क्या गारंटी है लगनी है, नहीं लगनी है। तो पढ़ाई तो अपने आप में एन्जॉय होना चाहिए ना। आपके 20 आप नौकरी ना लगो, मान लो, पर आपने 20 साल पढ़ लिया और पढ़ाई आपने मज़े से की, तो 20 साल बच गए आपके। आपके 20 साल बच गए। तो कभी ऐसे भी सोच के देखो चीज़ों को, कभी ऐसे भी सोच के देखो, अगर आप पढ़ाई में मज़ा ले रहे हैं, पढ़ाई को एन्जॉय कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी के कितने साल बच जाएँगे। लेकिन आप सिर्फ़ नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो आपने कितने साल बर्बाद करोगे। ठीक है, नौकरी मिल जाएगी, मान लो मिल गई, खोया क्या आपने? आपने ज़िंदगी की 20-20, 22-22 साल खो दिए, क्योंकि बिना मतलब में ज़बरदस्ती पढ़ रहे थे, मज़ा नहीं आ रहा था। चलो कैसे न कैसे करके आपने नौकरी निकाल ली, मिल गई नौकरी। अब 22 साल थोड़ी वापस आ जाएँगे। जो 20-22 साल आपने दिए हैं, वो वापस आ जाएँगे? नहीं। तो इसलिए होता है कि कभी भी डेस्टिनेशन जो है, जो आपका मुकाम है, उसकी ख़्वाहिशें ज़्यादा मत रखिए, ज़्यादा रखिए यात्रा की, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा यात्रा में बीतता है। आपकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा यात्रा में बीतता है। तो हमेशा यात्रा में रहिए, यात्रा में खुश रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में सफलता कितनी अर्जित कर लोगे आप लोग? 3, 4, आप मान लीजिए यहाँ से सेकंड ग्रेड लग गए, चलो आगे कल आरएएस लग जाओगे, चलो उससे आगे आप आईएएस लग जाओगे, 4, 5 सफलताएँ, तो पूरी ज़िंदगी में 5 सफलताएँ आएँगी। और यात्रा, अगर आप 60 साल जीते हो या 70 साल जीते हो या 80 साल जीते हो, उसमें से सिर्फ 5 दिन निकाल दो, बची हुई यात्रा ही है आपकी। तो जिसने यात्रा को एन्जॉय नहीं किया, वो फिर मुकाम पे एक दिन खुश होगा। पूरी ज़िंदगी में वो सिर्फ़ 4 या 5 बार खुश होगा, बाकी ज़िंदगी उसकी ऐसे ही निकलेगी। तो वो ना करिए।
तो अपनी यात्रा को एंजॉय करिए, ठीक है? नहीं, मैंने रुझान कम नहीं किया, मैं तो सिर्फ आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिंदगी सबसे कीमती है, क्या नौकरी है, आप नौकरी से ज्यादा कमा लेंगे, अगर आप नौकरी लग भी गए तो भी बहुत अच्छी बात है, ना भी लगे तो भी आप अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा बेहतर कर लोगे। काउंट कर लेना, लिख लो चाहे कहीं पे, मैं नहीं लगा हुआ फिर भी अपनी जिंदगी में गवर्नमेंट नौकरियों से कई गुना बेहतर कर रहा हूँ, और आप लोग भी बेहतर कर लेंगे। तो क्या है, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है, आपके माता पिता चाहते हैं, उनका सपना है, ठीक है, बस इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, बस वो नौकरी है, वो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मिलना नहीं है, नौकरी लग जाओ तो अगले दिन बात कर लेना, ठीक है? चलो मिलते हैं आप लोगों से दोबारा।